अभी कई बच्चे इतने हाइपर हैं कि उनका जो बॉडी है का जो सिग्नल है कि मैं थक रही हूँ, वो ब्रेन तक पहुँच ही नहीं रहा है। अगर आप पार्क में बच्चे को 7 बजे लेके जा रहे हो इस सोच से कि आज मैं इसको ना भगाती हूँ तो ताकि रात को जल्दी सोए, तो वो जब पार्क से आते हैं तो वो और ज़्यादा उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। डेवलपमेंटल डील क्रॉलिंग मेरा बच्चा कर ही नहीं रहा है यार, 9 मंथ्स तक क्रॉल ही नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप ये वरीसम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जो पोएम्स गाते हैं पूरे बट मम्मा पापा नहीं बोलते। So फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेरेंट के लिए गाइडलाइन है, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन द स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ योर चाइल्ड, टोकना बंद करो। बिहेवियरल डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर एक बहुत सीरियस टॉपिक है। कम मदर हो फादर, उनका जो वाइब्रेशन है ना वो बच्चे में जाती है। ओनली हैप्पी मदर्स कैन रेज हैप्पी चिल्ड्रन। Hi, welcome to the brand new session of Shine with Swati podcast. And today we have with us Mrs. Maninder Kaur. And she is founder of Blessings. Blessings hai kya? Blessings is one of a kind holistic center for special education. Not just the special education, actually. It has, all these sessions and therapies for kids and even the parents. And it has different activities of brain gym, body gym, and gut health issues, I think whatnot. I think introduction will not suffice. Let's straight away go to her. Welcome, Mrs. Maninder Kaur ji. Thank you so and much. Thank you for taking out time आज के दिन के लिए. And it's like I've been following you from probably the day one when you had started, and I've always liked your approach. Thank you so Especially much. the way आपकी approach ना बहुत solution oriented है, right? So really, I'm full of with so many questions and thing, कि आज का session is like I was really waiting for. So let's just go ahead Thank with you it. so much, Swati ji, for inviting us here and again giving us a platform, a beautiful platform to add on in our awareness campaign of Blessings. Thank you so much. Yeah, and we are honored to have you here today. So going straight away to मेरे पास ना जैसे कि इतनी सारी मुझे लगता है मैं पर्सनली जो क्वेश्चन से पूछूंगी वो अपने आप में अप्रोप्रिएट शायद ना हो. इट्स लाइक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिलेज और लर्निंग डिसऑर्डर्स. जी ये डिफरेंट टर्म्स हैं पर ये बहुत मिक्स वे से यूज़ करी जाती है. जी जी. बट एग्जैक्टली पेरेंट्स को या लेमैन को इनमें डिफरेंस ही नहीं पता. एग्जैक्टली राइट. तो थोड़ा सा कैन यू पुट लाइट इनटू व्हाट एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं और हाउ शुड वी डिफरेंशिएट अबाउट देम. बिल्कुल. Before starting this topic, I would like to address parents first कि कुछ भी इशू आ रहा है ना हमारे बच्चों को, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, हम लोग इतना ओवर जज, वी आर सो हाइपर टू कम टू अ कंक्लूजन. और कुछ भी हमने गूगल से थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत यूट्यूब से सुना, तो 2 दिन भी अगर मेरा बच्चा ब को ड लिख रहा है या ड को ब लिख रहा है तो वी केम टू अ कंक्लूजन कि मेरे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है. फाइन. सो कॉमनली जैसे हम टर्म यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, सेम वे वी आर यूजिंग द टर्म लर्निंग डिफ़िकल्टी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी. ओके. देखिए हम लोग भी अपने स्कूल टाइम्स में हमें भी सारे सब्जेक्ट हमारे फेवरेट नहीं होते हैं. बिल्कुल. किसी सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा अच्छा भी परफॉर्म करते हैं कि वी आर गेटिंग 100 में से 99 98 मार्क्स. और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से हम 50 से ऊपर नहीं जाते हैं. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि किसी कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे डिफ़िकल्टी हो रहा है, सो दैट इज़ अ लर्निंग डिफ़िकल्टी. बट उस लर्निंग डिफ़िकल्टी की वजह से मेरा पूरा रूटीन अपसेट नहीं हो रहा है, मेरे अडेप्टिव स्किल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसका. राइट. बट लर्निंग डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, बहुत बड़ा डायग्नोसिस है जिसमें बहुत सारे एक क्राइटेरिया है यार. हर चीज़ को डायग्नोस करने के लिए देयर इज़ अ क्राइटेरिया, सूटेड क्राइटेरिया. अभी अगर मैं लर्निंग डिसेबिलिटी डायग्नोस हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट क्लास से पहले अपर केजी से पहले तो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होगा. ओके. क्योंकि एक पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, एक पेरेंट की कंप्लेंट को 6 मंथ तक रेगुलराइज होना चाहिए. ओके. क्योंकि समटाइम इट्स लैक ऑफ प्रैक्टिस ओनली ना. अब मैं अपने बच्चे के साथ बैठ ही नहीं रही हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस ही नहीं करा रही हूँ और सिर्फ कंप्लेंट्स कर रही हूँ कि तुम सुन नहीं रहे हो, थोड़ा डोमिनेटिंग हो रही हूँ, अथॉरिटेटिव हो रही हूँ, चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांजेक्शन नहीं कर रही हूँ, आई एम ऑलवेज इन लो पिच पे मैं बात कर रही हूँ
और स्ट्रेस में अदरवाइज भी मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत गिर जाएगा. सो सेम विद अवर किड्स ऑल्सो. बिल्कुल. सो बहुत जल्दी इन चीज़ों पे नहीं आना है कि डिसेबिलिटी पे ही आप सीधा चले गए हो. एंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी डिफ़िकल्टी है या डिले है, वो पहले डिले या डिफ़िकल्टी ही दिखेगा. ठीक है. बहुत लंबा टाइम तक अगर मैंने उसको एड्रेस नहीं किया, देन इट विल कन्वर्ट टू डिसेबिलिटी. ओके. सो इट इज़ लाइक मे बी लर्निंग डिफ़िकल्टी भी, जैसे मेरा बच्चा लिख नहीं रहा है जी, ठीक है ना, और अगर मैं उसको पूरा ध्यान दे रही हूँ लिखने में, तो मैं 6 महीने तक उसको नोटिस करना चाहिए. प्रैक्टिस कराएंगे आप. हाँ. और लर्निंग डिफिकल्टी और डिसेबिलिटी में हम अगर कुछ पॉइंटर्स में बात करें तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. बच्चे का हियरिंग शुड बी नॉर्मल, बच्चे का विजन का कोई इशू नहीं होना चाहिए. मैंने इनफ प्रैक्टिस करवा लिया, फिर हम लोग टेस्टिंग कराएंगे कि क्या बच्चे को, जब हम डिसेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, कि इस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो नहीं है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. Definitely. अब If a ये भी child मुझे has लगता है very आपको low, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Definitely. If a child has a very low IQ, ठीक है, फिर तो डेफिनेटली उसको हर डोमेन में इशू आएगा. तो फिर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात नहीं करेंगे. फिर हम जितना भी उसको थेरेपिस्ट प्रोवाइड करेंगे वो फिर आईडी के लिए जाएगा, दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. सो देयर आर सो मैनी लूप होल्स जो कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, गूगल पे अवेलेबल है. DSM ICD के थ्रू हम लोग क्राइटेरियाज हैं हम लोगों के, उसमें से कुछ सिम्टम में से कुछ मैच होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर डायग्नोसिस ऑफ अ डिसेबिलिटी. सो पेरेंट्स को भी मेरा ये मैसेज है कि बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे मत आइए. डायग्नोसिस इतना ईजी नहीं है, और जब डायग्नोसिस लेबल हो जाता है तो फिर उसमें से निकलना भी उतना ईजी नहीं है. ठीक है. जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगी कि अगर मेरा आज लाइट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो लोग बड़ा इजीली कहते हैं कि अरे लाइट नहीं है तो मैं तो डिप्रेशन में चली गई हूँ. नो अगर मेरे पास आज कपड़े पहनने के लिए नहीं है, मेरे को किसी पार्टी में जाना है, तो आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड. वो डिप्रेशन नहीं है. आई थिंक इट्स ओवर एग्जैजुरेटेड टर्म. एग्जैक्टली. सो सेम विद द लर्निंग डिसेबिलिटी ऑल्सो. सो प्लीज़ पहले बच्चों के साथ बैठो, इनफ टाइम दो, क्वालिटी टाइम दो, कुछ एक्टिविटीज़ दो, मूवमेंट्स दो, ब्रेन जिम करवाओ, क्रॉसिंग मिड लाइन कराओ, देन वी विल जम्प टू लर्निंग डिसेबिलिटी. सो यहाँ पर अब ना बहुत सारी टर्म्स आई हैं. आपने कहा क्रॉसिंग मिड लाइन, आपने बताया ब्रेन जिम. आई एम श्योर ये बहुत सारी ये जो टर्म्स है ना, आप जैसे इतना अवेयरनेस कर रहे हैं ब्लेसिंग्स के थ्रू, ये काफ़ी हद तक काफ़ी पेरेंट्स को पता है. बट देन शुड वी रेफर देम कि आपकी कुछ वीडियोस देखें टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ मिड लाइन. Definitely. ठीक है. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ ब्रेन जिम. So they should probably, refer to, I think in this podcast itself we'll post the links as well. जी. ठीक है ना, so that they should know about these terms. Definitely. ठीक है ना. बिल्कुल. So ये उनको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले खुद प्रैक्टिस करवाओ. ठीक है. जहाँ भी आपको लैक लग रहा है, कहीं वो राइटिंग पे लग रहा है, स्पीकिंग पे लग रहा है, रीडिंग में लग रहा है, पहले आप उनको खुद प्रैक्टिस करवाओ. सेकेंड, यू बी पेशेंट एंड गिव देम द टाइम. देन ट्राई दीज एक्टिविटीज लाइक ब्रेन जिम हो गया, क्रॉसिंग मिड लाइन हो गया, साइन ऑफ इन्फिनिटी हो गया, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन हो गया, मोटर स्किल्स हो गए. आई वांट टू ऐड वन स्टफ हियर. अभी ना पेरेंट्स बहुत कन्वीनियंटली हम लोग ना सिटिंग टॉलरेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है. हम लोग टेबल टॉप चीज़ों की बात कर रहे हैं कि तुम पजल में लगे रहो, तुम लोग बुक्स में लगे रहो, लेट मी डू माई ऑन स्टफ. बट बिलीव मी माय डियर पेरेंट्स, ये जो जितना भी हैंड राइटिंग इशूज़, जितना भी लर्निंग डिसेबिलिटी, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट इन द बॉडी. What is crossing midline? It's a invisible line in the center of our body. ठीक है. जब हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड का मूवमेंट राइट की तरफ होना चाहिए, सेम विद अवर फीट्स ऑल्सो. सो एक सिंपल सा फंक्शनल कोई भी एक्टिविटी अगर मैं उठा लूँ, सपोज आज दिन में मेरे को हेड वॉश मैंने किया, मेरे को अपने हेयर ड्राई करने हैं, तो एक हैंड से आई विल hold the dryer and from the other hand I will अपने हेयर पीछे करके I will dry my hairs. So ये क्या है? This is again crossing midline. Yes. So I need to add on here कि please अपने बच्चों के functional skills को हम पहले देखेंगे. क्योंकि कुछ भी इशू है ना यार, वो 2.5 साल पे ध्यान किसी का नहीं जाने वाला. अगर लर्निंग डिसेबिलिटी भी मेरे को डायग्नोज करना है तो एज सूटेड नहीं है 2.5 से 3 साल वाली. अगर मेरे को हाइपर एक्टिविटी, मेरे को कुछ भी इशू आप उठा लो, ये सिर्फ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का टाइम है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ADHD हो रहा है या लर्निंग डिसेबिलिटी हो रहा है. इवन ऑटिज्म जैसी बीमारी भी हम लोग 2.5 साल के बाद हम लोग डायग्नोज करेंगे, 2.5 साल से पहले नहीं. सो ट्राई टू ऐड मूवमेंट्स एंड सेंसरी एक्सपोजर एज मच एज यू कैन. सो बेसिकली
0 to 3 years में बच्चों को बहुत सारी मूवमेंट्स, एक्टिविटीज, Movements, exposure. सो वो ही पेरेंट्स को जी, बेसिकली देना चाहिए जी। बिफोर कमिंग ऑन टू, क्योंकि आजकल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है ना, वो बच्चा तो लिख भी रहे हैं इस एज बिल्कुल, के, सो बिल्कुल। आई गेस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जी, टू बी जी। ऑनेस्ट. या सो कमिंग ऑन टू द लाइक उससे आगे वाली एज 0 to बिल्कुल। 3 एज क्रॉस हो गई है, अभी भी बच्चों में लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनको दिख रहा है कि यू नो जी बीट एनी प्रॉब्लम, चाहे वो रीडिंग की, राइटिंग की, लर्निंग में अगर मैं बात करूँ, बिहेवियरल पे भी मैं नहीं करती है ना, जी। सो उसके अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए, आपको जहाँ आपको लग रहा है कि मैंने बीइंग अ मदर मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली अपने बच्चे के साथ, मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि सिर्फ नोटबुक्स भरने से लर्निंग डिसेबिलिटी या मतलब मत करो इतना डायग्नोसिस खुद घर बैठ के, Right. ठीक है. मैंने ट्राई किया क्योंकि आजकल यूट्यूब गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है और हम लोग थेरेपी सेंटर्स में खुद कर रहे हैं कि आपको डायरेक्टली यू नीड नॉट टू गो ऑन पेपर्स एंड ऑल, आप सूजी में लिखवाओ, Yes. राइट. हाँ. आप आटे पे लिखवाओ, आप बिल्कुल। शेविंग फोम में लिखवाओ, Right. आप दीवारें, मैं पेरेंट्स को कहती हूँ, मैं इवन अभी भी पेरेंट्स के साथ ही खड़ी होती हूँ हमेशा कि आप आई कांटेक्ट में ना चार्ट्स पेस्ट करो. Yes. एक तो उससे आई कांटेक्ट प्लस प्लस होगा और आप आई कांटेक्ट पे सारी एक्टिविटीज आप कराओगे. Sure. आप उधर लिखवाओ रादर कि नीचे. हाँ बिल्कुल, कि इतना मेरे को लुकिंग डाउन नहीं चाहिए. Right. आई कांटेक्ट का टाइम है 3 years का एज तक. बिल्कुल. अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब मैंने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, मैंने खुद को एग्जामिन कर लिया कि बीइंग अ मदर मैं कर चुकी हूँ पूरा काम, है ना. अच्छा, एक लर्निंग डिसेबिलिटी में ऐसा नहीं है कि अगर रीडिंग में इशू है तो सिर्फ रीडिंग में ही रहेगा, वो कम्युनिकेशन में भी दिखेगा, वो लैंग्वेज में भी दिखेगा, वो और एरियाज में भी दिखेगा. योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, योर कॉग्निटिव स्किल्स, योर अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ आपको कम धीरे-धीरे हर sphere में टू दिखेगा. अदर किड्स, Okay. राइट. तो Right. तब आपको असेसमेंट के लिए जाना है कि अभी मेरा बस हो गया है, बट मैं बीइंग अ मदर अपने बच्चे का हेल्प नहीं कर पा रही हूँ जिस Right. तरीके से होना चाहिए. बिल्कुल. देन डेफिनेटली यू गो फॉर असेसमेंट एंड उसके बाद हम इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे. ब्यूटिफुल. जी. सो लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिफ़िकल्टी में जो अंतर है वो यही है कि जो डिफ़िकल्टी है वो धीरे धीरे सरपास होके नॉर्मल में आ जाता है. मतलब उसके लिए पेरेंट्स ट्यूशंस लगाते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशंस लगाते हैं, हाँ. क्योंकि मैं सिर्फ कुछ सब्जेक्ट में आई एम वीक इन ईवीएस. अब ईवीएस आप किस कैटेगरी में डालोगे? तो Yeah. ये चीज़ें हैं. ट्रू. है ना? सो ब्यूटिफुल. आई मीन ये वाला देन आई थिंक यही चीज़ ना मुझे कब से मुझे लगता था कि वी शुड ऑल नो एज अ लेमन, एज अ जी, पेरेंट, जी. कि पता कैसे चलेगा, यू नो. बिल्कुल, या बिल्कुल. सो लर्निंग का आपने मुझे बहुत ही क्लियर वे में बताया. अब इसके बाद और कौन से जैसे इश्यूज होते हैं, जैसे बिहेवियरल एंड इवन डेवलपमेंटल, तो जी. हम पहले किसको पकड़े? शुड वी टॉक अबाउट Definitely, डेवलपमेंट? we should go for developmental delays. जिस तरीके से milestones होते हैं, Yeah. हम लोग उसको 3 months पे डिवाइड करते हैं. It will like 0 to 3 months में क्या होना चाहिए, 3 to 6 में, 6 to 9, then 9 to 12, right? First year. सो डेवलपमेंटल डिलेज अभी कैसे पकड़ेंगे? बहुत ही इजी है. मेरा बड़ा मन था इस पे एक शॉर्ट बनाने का, क्योंकि अभी वीर मेरा खुद का बेटा ही 10 months old एंड Wow. वो वैक्सीनेशन वाला टाइम उसका चल रहा है. बिल्कुल. और सिविल हॉस्पिटल में आजकल उन्होंने एक बहुत प्यारी डायरी, कॉपी, वैक्सीन रिकॉर्ड रखने के लिए एक जो होता है फाइल काइंड ऑफ, पहले ये चीज़ नहीं था. अभी कौन सा माइलस्टोन कब कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर विजुअलाइजेशन के थ्रू है. वाओ. इससे So ऊपर the मैंने government is कभी also कोई doing. डेफिनेटली एंड इवन दे रिक्वेस्टेड अस. अच्छा. और मैंने उनसे भी पूछा कि करें इस चीज़ को, तो दे सेड यस, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम लोग ये करेंगे. और थ्रू विजुअल्स भी, अगर किसी को नहीं पढ़ना आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो विजुअल्स कैन हेल्प. Wow. अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि हेड कंट्रोल क्या है, तो वो प्रॉपर उन्होंने करके दिखाया है कि इस एज में आपको हेड कंट्रोल आना चाहिए. सो व्हाट इज़ डेवलपमेंटल डिले? जिस एज पे जो माइलस्टोन कंपैरेटिवली अदर बच्चे कर रहे हैं और मेरा बच्चा लैग बिहाइंड है, तो डेफिनेटली दिस इज़ कॉल्ड अ डेवलपमेंटल डिले. ओके. ठीक है. Right. अब उसका कुछ क्राइटेरिया है. अब मेरे को अगर बच्चे का आई कॉन्टेक्ट एंड सोशल स्माइल का हम बात करें, तो वो क्राइटेरिया 3 to 6 months में लाई करता है. वो Right. 4 में आए, 5 में आए, डजेंट मैटर. Yeah. वी हैव होल 3 months का पीरियड. Yes. ठीक है. सो अगर ये बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, अब वो बहुत सारे एरियाज में, इट कैन बी फिजिकल,
like motor skills, gross motor and fine motor. Then it will be like social emotional, कि मेरा बच्चा, मैं आई हूँ जॉब करके, है ना, अपना काम करने के बाद क्या वो मेरी तरफ देख के इस तरीके का जेस्चर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना. तो ये इस तरीके का अटैचमेंट, दिस इज कॉल्ड सोशल इमोशनल. एंड देन आपका कॉग्निटिव वाला पार्ट, अंडरस्टैंडिंग उसकी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है, जेस्चर्स उसके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. देन द लास्ट इज बिहेवियरल, क्या हो रहा है, थ्रोइंग हो रहा है, यू नो, घर पे रोता ही जा रहा है बच्चा. जब इस तरीके के डिलेज आएंगे, क्योंकि गूगल पे भी अवेलेबल है सब कुछ, उसमें आपको इतना डीप डाइव करने का नीड नहीं है. आप जाओ, और क्योंकि आज के टाइम पे इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक चेक रखना ही चाहिए. अगर डेवलपमेंटल डीले है ना, जी, तो एक पॉइंट तक आपने वो जो स्पैन है, जैसे 3 to 6 months वाले में 6 month पे अगर बच्चा कर रहा है, दैट इज़ फाइन, है ना. और अगर वो 9 months या 1 year तक एक्सीड कर रहा है, दे शुड टेक हेल्प. डेफिनेटली. यहाँ पे भी आई नीड टू ऐड वन थिंग, डेवलपमेंटल डिलेज एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज बोथ आर डिफरेंट. यस, राइट. डेवलपमेंटल डिले हम किसको बोलेंगे? देयर इज अ स्पीच डिले, इट्स अ डिले ओनली. हाँ जी, कुछ टाइम बाद अचीव होगा, बट Yes. इट्स अ डिले, Yeah. इट इज नॉट अ डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट. Right. ये लॉन्ग टर्म रहेगा डिसेबिलिटी, ठीक है. ये शॉर्ट टर्म है, डिलेज थे, मैंने इंटरवेंशन किया, हमने रिकवरी कर ली. और Right. डिसेबिलिटी में लंबा टाइम जाएगा, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशंस जाएंगी, मल्टीपल होलिस्टिक अप्रोच फॉलो की जाएगी. स्पीच डिले में यू ओनली नीड टू गो टू अ स्पीच थेरेपिस्ट, yes, राइट. बिल्कुल. सो इस तरीके से होगा. सो जब डेवलपमेंटल डिले हो रहा है ना, जी. एंड उसके बाद जब वो इंटरवेंशन के लिए जाएंगे या कहीं हेल्प लेने के लिए वो सोच रहे हैं, तो शायद वहाँ से उनको वो गाइडेंस मिलेगी कि ये डिले है कि ये डिसऑर्डर है. डेफिनेटली. Right. देखिए, हमारे पास बच्चे आते हैं, पहले तो बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम व्हाट इज़ द राइट टाइम कि थेरेपीज हमें करानी चाहिए. बिल्कुल. सो देखिए, पेरेंट्स जहाँ बच्चे का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, आई कॉन्टेक्ट एंड सोशल स्माइल का, डेट इज़ 3 to 6. क्रॉलिंग मेरा बच्चा कर ही नहीं रहा है यार, 9 months तक क्रॉल ही नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप, ये वरीसम है. क्रॉलिंग बहुत बड़ा, यू नो, इट्स अ माइलस्टोन, जो इसके ऊपर बहुत सारे, यू नो, माइलस्टोन्स और यू नो डिपेंडेंट है. सो डेफिनेटली अब हमारे पास कोई बच्चा आ रहा है 1 year 8 months का, और वो आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा है, और आई कॉन्टेक्ट का माइलस्टोन बहुत पहले का था, तो डेफिनेटली आपको वरीसम भी होना है. और वो हम लोग चेक करते हैं कि सोशल स्माइल नहीं आ रही है, बच्चा रुक ही नहीं रहा है, बहुत हाइपर है बच्चा, आप बार बार बुला रहे हो, रिस्पॉन्ड टू नेम ही नहीं है ना. अब वो आपको मुक्के ही मारता जा रहा है सामने आके, तो दिस इज़ अ बिहेवियरल इशू अगेन. तो ये माइलस्टोन्स पे हम लोग चेक करेंगे. अगर लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा, 1 या 2 से ज़्यादा अगर इन माइलस्टोन्स डिले चल रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड GDT. एक पे हो रहा है तो ठीक है, हम डेवलपमेंटल डिले है, स्पीच डिले है, आई कॉन्टैक्ट है, सोशल स्माइल है, रिस्पॉन्ड टू नेम है, तो ठीक है, स्पीच कराएंगे सर, स्पीच से कंप्लीट हो जाएगा, है ना. Nice. अगर वो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि ऑटिज्म ADHD तक की कैटेगरी में जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली थोड़ा बड़ा इंटरवेंशन होगा. Right. डायग्नोसिस के लिए भेजा जाएगा, असेसमेंट प्रोटोकॉल्स होंगे, यू विल गेट द रिपोर्ट्स एंड वी आर थेरेपिस्ट. आफ्टर रिपोर्ट्स हम लोग थेरेपी स्टार्ट करेंगे. राइट. सो मतलब बेसिकली जब भी डिले हो रहा है, तो वहाँ पर पेरेंट्स को अपने कंक्लूजन्स नहीं निकालने चाहिए. not at all. वहाँ पर मोर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल या फिर व्हाटएवर सोर्सेज. देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स डिलेज होते हैं. अगेन, अगर बहुत बड़ा गैप हो गया मेंटल एज एंड फिजिकल एज में, देन इट विल बी अ डिसेबिलिटी. सो घर में बैठे नहीं रहना है. मेरे पास 1 year 8 months के भी बच्चे हैं वहाँ पे, जिनको हम थेरेपीज दे रहे हैं, तो दे आर बिलो 2.5 साल का उम्र. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 2.5 साल तक मैं सब कुछ निकाल दूँ, यू नो. सो इस तरीके का डेडिकेशन एंड इस तरीके का कि जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था ना यार, वो वहीं रुक जाए, क्योंकि वो सिर्फ डिलेज पे रुक सकता है, क्योंकि अभी वो गैप इतना बड़ा नहीं है. क्या है डिसेबिलिटी, ओके, यू नो, क्या है डिलेज? मेंटल एज एंड फिजिकल एज में बहुत बड़ा गैप. ओके. सो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम अभी इससे कि अगर टाइमली जो डिले को आप नोटिस करके उसको इंटरवेंशन देकर आप उसको थेरेपी दे रहे हैं, तो वो शायद डिसऑर्डर बनने से रुक सकता है. मतलब रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब अर्ली इंटरवेंशन. मतलब गारंटी नहीं है, बट देन येस, देयर आर चांसेस कि शायद वो डिसऑर्डर तक पहुंचे ही ना. यार क्या होता है ना, समटाइम्स इकट्ठे आते हैं इश्यूज. लाइक ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म वाले को सिर्फ ऑटिज्म ही रहेगा. ADHD GDD सब कुछ हो सकता है. ओह, तो ये भी है. अब कोई छोटे होते बच्चे कोई फिट्स और सीजर्स आ रहे हैं, तो फिर वो तो पता ही चल गया ना, क्योंकि वो फिजियोलॉजी में इशू है. तो वहाँ तो आपको रुकना ही नहीं है घर पे.
है ना, वहाँ तो आप जल्दी जल्दी थेरेपीज या अर्ली इंटरवेंशन के लिए जाएंगे। राइट। आई मीन वो हमारा ना फ्लो चल रहा है, पर एक क्वेश्चन बड़ा आ रहा है कि इन सबका रूट कॉज क्या होता है बेसिकली। देखिए इतना ज़्यादा बढ़ गया है जी। कि मतलब हमारे मतलब या तो हमारे टाइम अवेयरनेस नहीं थी और होता था, या अब अवेयरनेस है और बढ़ भी गया है। आई रियली डोंट नो। नहीं, बढ़ तो गया फॉर श्योर। या देखिए डिलेज की बात करेंगे तो रूट कॉज इज मोर ओवर इन्वायरमेंटल, है ना, डिलेज हैं, जन्म से तो नहीं था इशू। डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो इट्स मोर जो जीन्स हैं अपने वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, है ना। डिलेज आए हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, मैं वर्किंग हूँ, मैंने अपने बच्चे को सही तरीके से टाइम नहीं दिया, स्क्रीन चलता रहा, जो मूवमेंट नहीं दिया, सेंसरी एक्सपोजर नहीं दिया, प्रॉपर बच्चे। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे को ऐड करना था, आजकल ना लोग बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। ओवर प्रोटेक्टिव भी, ओवर सफाई पसंद भी। आपको नहीं लगता ऐसे? लाइक हर चीज़ जगह पे होनी चाहिए। बदल गया यार सब कुछ। अपने मैं अगेन माफ़ी मांगूंगी ग्रैंड पेरेंट्स बदल गए हैं, सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। आजकल हर चीज़ शुड बी ऑन जगह, पूरा सफाई, बच्चे को नीचे मत करो। आजकल पहले यार नीचे लोग ज़्यादा बैठते थे, छोड़ते थे बच्चों को, छोड़ते थे बच्चे, तो गिरने के चांसेस नहीं थे। अब आजकल बेड पे ही बैठे हैं सारे, और ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस तो डेवलपमेंटल डिलेज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आप बेड पे बैठो, स्क्रीन हम ऑन कर देते हैं, बस बैठो, गिरना मत, सेफ रहो, बस देखते रहो, यू नो। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने यही सेम चीज़ बोली थी। कुछ 1-2 मदर का मैसेजेस आए थे कि वाई ऑलवेज मदर्स। सो मैं यहाँ अगेन माफ़ी मांगूंगी, मेरा टारगेट मदर्स नहीं है, मैं खुद भी एक मदर हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि डिनाइल मोड में हम लोग नहीं आएंगे, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। आई जस्ट वॉन्ट कि गो फॉर काउंसलिंग्स, एंड बच्चे हमारे हैं एंड हमें ठीक करने हैं। सो किसी को कुछ गुस्सा करने का ज़रूरत नहीं है, एंड आई एम जस्ट हेयर फॉर अवेयरनेस, एंड मेरा कोई टारगेट एरिया नहीं है यहाँ पे, यू नो। पता है वो नेचुरली आता है हम मॉम्स के, वी आर नॉट बेसिकली सेइंग मदर्स, ठीक है ना। आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली, हमें पता है वो फैमिली में सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब हम डिस्कशन में मम्मी, दादा, मम्मा, पापा सबके नाम नहीं लेंगे ना, सो दैट्स प्रिटी ओके। आई थिंक इवन ऑडियंस शुड अंडरस्टैंड कि सबसे पहला जो हक एक होता है ना बच्चे का, माँ का ही होता है। सो इट इज़ लाइक आई थिंक इट्स प्रिटी जस्टिफाइड फॉर दैट मैटर। सो आई मीन सो हमने अभी लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिले का हमने डिस्कस किया, देन डेवलपमेंटल डिले एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। Now coming on to the behavioral, I think I'm right on a right thing. You know, 3 categories. So behavioral delay or behavioral disorder. So we come on to that basically. You know. देखिए अगेन देयर इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर वो बिहेवियर 6 महीने से 1 साल तक रेगुलराइज नहीं हो रहा है, परसिस्टेंट नहीं है, तो वो बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं है। आज मैंने हिटिंग की, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? हाँ जी, मुझे जैसे आज मैंने हिटिंग की, आज मैंने थ्रोइंग की, आई वॉज इन अ बैड मूड, मुझे भूख बहुत लगी थी, मुझे नींद बहुत आई थी, बट किसी ने समझा नहीं तो मैंने टेंट्रम थ्रो किया। बिल्कुल, दैट इज नॉट अ बिहेवियर, बिल्कुल, दैट इज जस्ट माई एक्सप्रेशन ऑफ अनकम्फर्टेबलनेस, यू कैन से, राइट। सो अगेन मेरे बच्चे को बहुत बिहेवियर्स हो गए हैं, मुझे टेंशन है इसको कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर तो नहीं है, तो ये काम नहीं करने हैं। बिहेवियरल डिसऑर्डर एक बहुत सीरियस टॉपिक है, जिसमें हम ODD, कंडक्ट डिसऑर्डर एंड ADHD को हम कवर करते हैं। ODD इज ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ओके, तो इसके जो यू नो सिम्टम्स हैं वो इटसेल्फ बड़े यू नो जो शायद हम नहीं चाहते हमारे बच्चे में आए, राइट। फिर कंडक्ट डिसऑर्डर है। ऑपोजिशनल में आप वर्बल ही एक दूसरे को यू नो जैसे मैंने वर्बली अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करा, मैंने वर्बली तू करके बात किया, मैंने हर चीज़ को आपको अपोज करना है। बहुत बच्चे हैं ऐसे भी, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे को कहते नहीं है कि इसको उल्टा ही चलना है, हाँ, इसको हर बात को अपोज ही करना है, बट अगेन ये जो प्रॉब्लम है वो 6 months to 1 year तक कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, देन ओनली बच्चा डायग्नोसिस के लिए रेडी है और वो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि यस इसको ODD का इशू है। अगेन फॉर कंडक्ट डिसऑर्डर, कंडक्ट में थोड़ा ज़्यादा सीरियस कंडक्ट डिसऑर्डर है, उसमें बच्चा यू नो अग्रेसिव भी होगा, चीज़ें फेंकेगा भी, यू नो जो ये गन्स वगैरह चलती हैं, या कहीं आपने देखा होगा कहीं एनिमल्स को बहुत तंग करते हैं। हम देखते हैं ये नॉर्मल यू नो देखा जाता है कि कई बच्चों को ना एनिमल्स की पूंछ पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। टीजिंग यू कैन से, जो बहुत ज़्यादा टीजिंग है और वो फिजिकली है, तो देन इट विल बी कंडक्ट डिसऑर्डर। अगेन देयर इज अ क्राइटेरिया, 15 सिम्टम्स हैं, उसमें से 10 प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप कंडक्ट डिसऑर्डर के लिए डायग्नोस होंगे। एंड देन ADHD।
It is attention deficit hyperactive disorder. But again I will say कि sometimes environment and sometimes genes दोनों ही important हैं. Environment कैसे, अब घर में मैं खुद ही इतनी aggressive हूँ और बच्चा imitations में बहुत हाई है, Exactly. तो डेफिनेटली तो फिर aggression ही आएगा. अभी चाइल्ड टू चाइल्ड हम कर ही नहीं रहे हैं, हमें लगता है ऊंची आवाज़ करके हम सब कुछ मनवा सकते हैं, तो फिर वो तो वैसा ही एक और चीज़ ऐड करूँगी यहाँ पे कि आपका खुद का पेरेंटिंग कैसा रहा है ना, वो मेरे बच्चे पे प्रोजेक्ट करेगा मेरा पेरेंटिंग स्टाइल क्या है. मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमास, मेरे साथ किस तरीके की बातें की गई, मेरा सिचुएशन क्या था, मेरे अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा रहा है, वो मैं प्रोजेक्ट करूंगी अपने बच्चों के ऊपर. और वो तुम सब कॉन्शियस लेवल पे करते हो, तुम शायद कॉन्शियसली ना भी करो. एग्जैक्टली. और अभी इस पॉडकास्ट से शायद अगर कोई इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, सो द मेन थिंग इज़ कि आई कैन हैंडल माई पेरेंटिंग स्टाइल, है ना. बट द थिंग इज़ कि उसके लिए यू नीड सम गाइडलाइंस, आपको पता तो चले कि आप गलत कहाँ जा रहे हो. बिल्कुल, है ना. तो ट्राई यार, अगर आप शांति से, आप लो पिच में चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांजैक्शन करके अच्छे से घर का माहौल रखोगे तो चीज़ें बहुत ईजी हैं. रादर कि आप, अब ठीक है यार, आपने चूज़ किया एक करियर, आप काम करके आ रहे हो, पर उसका बच्चा बच्चा तो नहीं उसको भरेगा, यू कैन से, है ना. बिल्कुल. तो थोड़ा इजी रहना है. टाइम मैनेजमेंट मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिहेवियर करना बहुत इजी है यार. जब एक्चुअल में जहाँ बिहेवियर डिसऑर्डर डायग्नोसिस हो रहे हैं वो तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स के लिए जाएंगे. देन इट इज कॉल्ड कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ABA थेरेपी होगा उनका. ओके. जी. सो अभी ना मेरे लिए बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जहाँ पर आई एम रियली क्यूरियस टू नो अबाउट. जैसे आपने भी ADHD बोला, ठीक है. सो हाउ, व्हाट इज़ दैट राइट वे, अगर मैं एज अ लेमैन मदर हूँ, है ना, तो आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट कि मैं जितना शांत रह सकूँ, जो भी आपने अभी समझाया, आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दोज थिंग्स, ठीक है. प्लस तब भी अगर बच्चा परसिस्टेंटली हाइपर एक्टिव है या अग्रेसिव है, ये हाइपर एक्टिव और एग्रेसिव ना बहुत लेमन लैंग्वेज मतलब टर्म्स है, पर इसको अगर आप मुझे पॉइंटर्स में कि ये सिम्टम्स अगर पक्का से हैं तो प्रॉब्ली ये ADHD की तरफ दिखाता है, वो थोड़ा सा इफ यू कुड पुट लाइट ऑन. ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है. इसमें 3 सिम्टम्स आर मेन, दैट इज इनअटेंटिव होगा बच्चा. इनअटेंटिव पता कैसा होगा यार, वो ऐसा नहीं है कि मेरे पास 1.5 घंटा बच्चा बैठा है, बस वो नीचे नहीं देख रहा, तो मैं उसको इनअटेंटिव नहीं बोलूँगी. इनअटेंटिव मीन्स विद इन सेकेंड्स बच्चा ड्रॉप कर रहा है अपना अटेंशन. अब वो स्पैन ऑफ अटेंशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या हम थेरेपिस्ट इस चीज़ पे काम करती हैं. नेक्स्ट इज़ इम्पल्सिव. आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ADHD मेरे को है, चीज़ें भी मैं थ्रो करूँगा, मैं इम्पल्सिव हूँ, मैं फटाफट से पहुँचूँगा चीज़ों के ऊपर, है ना. देन हाइपर एक्टिव. मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैंने अभी मदर से हाय हेलो किया और वो बच्चा पूरे सेंटर का राउंड लगा के मेरे पास आके खड़ा होगा. सो दिस मच हाइपर एक्टिविटी इज कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी. ओके. सो ये 3 मेन सिम्टम्स हैं, ये तीनों में से 2 होना प्रेजेंट ज़रूरी है, देन ओनली डायग्नोसिस होगा ADHD का. समटाइम्स यहाँ थेरेपिस्ट काम करेंगी, कुछ सिम्टम्स वेंट आउट होते हैं और समटाइम्स हमें मेडिकेशन का नीड पड़ेगा. ओके. जी. पर ADHD इज इट समथिंग जो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है कि देखिए डेफिनेटली अब हम लोग पता है ADHD लोग समझते हैं कि ना इनको पार्क में लेके जाओ, इनको भगाओ, इनको थकाओ और तो फिर HD वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी. बहुत सारी चीज़ें हैं यार. अगर मैं ADHD की बात करूँ ना तो एक सेंसरी प्रोफाइल होता है जहाँ हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करते हैं, वो भी 2 तरीके से काम करती है. कईयों को मूवमेंट सूट करती है, कईयों को मूवमेंट सूट नहीं करती है. ओके. अगर आप पार्क में बच्चे को 7 बजे लेके जा रहे हो इस सोच से कि आज मैं इसको ना भगाती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा झूला दिलवाती हूँ ताकि रात को जल्दी सोए, क्योंकि स्लीप इश्यूज़ बड़े कॉमन है ADHD में. ओके. तो वो जब पार्क से आते हैं तो वो और ज़्यादा उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, क्योंकि मेरे को क्रेविंग हो रहा है अभी मूवमेंट का, आपने ज़रूरत से ज़्यादा मेरे को दे दिया. ओह, सो इट इज़ लाइक मतलब इसलिए कि घर पे कुछ रेमेडीज मत लगाओ, रादर गो फॉर असेसमेंट. आपका सेंसरी प्रोफाइल भी चेक होगा कि किस तरीके के इश्यूज हैं, हाइपर हो कि हाइपो हो, क्रेविंग है, एस्केप कर रहे हो. सो ये चीज़ें होने के बाद, एक सेट प्रोटोकॉल देने के बाद पेरेंट्स होम प्लान ले सकते हैं फॉर श्योर, बट आफ्टर कि आप एक प्रोफेशनल से बात करो और वहाँ से आप होम प्लान लो. श्योर. जी. सो आई अंडरस्टैंड, आई कैन गेट. मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि बेचारा जब थक जाता है ना तो उसको अच्छे से नींद आती है. तो माई डॉटर डज सो, बट मेरा जो बेटा है वो और एक्टिव हो जाता है. उसको नींद ही नहीं आती है, रात को लेट तक नहीं आती है, बिकॉज वो भी किनेस्थेटिक है बहुत ज़्यादा. सो दैट्स टुडे आई कुड गेट. वहाँ पे डीप प्रेशर्स काम करेंगे.
डीप प्रेशर इज आपको मैनुअली प्रेशर्स देने हैं, जैसे Yes. मसाजेस देते थे, अब वो चीज़ें खत्म हो रही है ना. मुझे ना इतना मजा आ रहा है ना आपसे बात करके. Exactly. रीजन बीइंग क्योंकि वो सोता था हर रोज, एवरी डे मैं उसकी मालिश करके सुलाती हूँ. जी, उसको जी. नींद ही नहीं आती है इसके बिना. तो ही वुड लाइक मम्मा मेरे ऐसे ऐसे ना बैक पे ऐसे ऐसे करते Yes, रहो. वो बच्चा सीख कर रहा है डीप प्रेशर. या एंड इट हैज कम नेचुरली. ऑनेस्टली मेरे को ये सब तो आज पता चल रहा है आपसे. बट देन आस्किंग फॉर डीप प्रेशर. Yes. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना, ADHD में वी हैव 5 सेंसेस अकॉर्डिंग टू लेमैन, बट वी हैव 8 एक्चुअली. ठीक है. सो क्या हो रहा है कि हमारे बच्चों में, अभी आप लोगों को सिर्फ ऑटिज्म, ADHD ये सब कुछ पता है, बट साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेंसरी. अभी कई बच्चे इतने हाइपर हैं कि उनका जो बॉडी है का जो सिग्नल है कि मैं थक रही हूँ, वो ब्रेन तक पहुँच ही नहीं रहा है. तो इसलिए वो घूम रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर. सो जब मैं डीप प्रेशर दूंगी तो बॉडी को रियलाइज होगा कि अब मुझे रेस्ट मिल रहा है. ब्यूटिफुल. सो डीप प्रेशर्स इसलिए काम करते हैं कि ADHD वाले बच्चे पे. अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम स्टफ, गो फॉर प्रॉपर असेसमेंट, और किसी प्रोफेशनल की नज़र में ही, अंडर ही आपको जो है प्रैक्टिसेस करनी है. यूट्यूब से देख के आप नहीं करेंगे. एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड दिस इज अ स्पेक्ट्रम, यू नो. राइट. सो बी केयरफुल फॉर दैट. बिल्कुल. सो ऑफ कोर्स मैं ADHD स्पेक्ट्रम में तो नहीं लाइक कर रहा था. मेरी भी एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन था ना हमेशा से कि ये सोता क्यों नहीं, जस्ट 6-7 घंटे की नींद ले रहा है और फिर भी नींद नहीं आ रही है. बट देन आज मुझे बड़ा ब्यूटीफुल सा आंसर मिला है. यहाँ पे गट भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है. आपके गट में इश्यूज होंगे, आप मीठा देते जा रहे हो, आप प्रिजर्वेटिव्स देते जा रहे हो, और ये सब चीज़ के लिए है. गट जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए भी है. लाइक मेरा क्यों अटेंशन नहीं आ रहा है, जब मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ तो मैं कहाँ से अटेंशन लेके आऊँ. मेरा गट यू नो क्या बोलेंगे, लाइक सेल्फ लाफिंग आती है बच्चों में बहुत ज़्यादा. सम टाइम इशू गट का है, हाइपर एक्टिविटी आ रही है और डायग्नोसिस ADHD हो रहा है. ठीक है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. आपको गट को भी इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस देना है जितना आप अदरवाइज रेस्ट ऑफ द इंटरवेंशंस को दे रहे हो. सो बेसिकली अगर मैं देखूँ ना तो सारे इंडिकेशंस ना यही जाते हैं कि जो हमारा एक पुराना लाइफस्टाइल था ना कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको एक्टिविटीज़ कराओ, बाहर खिलाओ, यू नो, एंड एक ग्रुप, हाँ मतलब फ्रेंड्स के साथ मिलवा के खिलाओ एक सोशली, है ना. एंड देन अच्छा खाना दो, जंक मत दो, विच बेसिकली लीड्स टू बेटर गट हेल्थ, है ना. एंड वो सारे इंडिकेशंस जो हैं, मुझे लगता है इतनी सारी जो चीज़ें बढ़ रही हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल चेंज. हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. अब मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली हम लोगों के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते थे ना, तब हमें ट्रीट मिलता था. Yes. या बर्थडे पार्टीज़ में केक एक बहुत बड़ी बात होती थी कि केक काटना है. अभी तो एवरी मंथ वी आर कटिंग केक्स ना. अभी मेरा बच्चा 10 मंथ का होने वाला है. ठीक है, हम लोग ये काम में नहीं है, बट बहुत सारे तो ये चीज़ें, हर चीज़ बहुत ही, उसका वैल्यू ही नहीं छोड़ा हम लोगों ने ना. चीज़ें खुद ख़राब की हैं हम लोगों ने. तो मेरे हिसाब से थोड़ा वापसी आने का नीड है. एंड जितना जल्दी समझेंगे तो डायग्नोसिस कम होंगे. बिलीव मी, जिस लेवल से डायग्नोसिस हो रहे हैं ना, जिस रेट पे, उस रेट पे प्रोफेशनल्स रेडी नहीं है अभी. राइट. पता है जब व्हेन आई वाज यू नो थिंकिंग कि मैं अब आपसे पूछूं कि वेयर शुड पीपल बेसिकली गो, जैसे आपका एक सेंटर है जहाँ पर आप ऑलमोस्ट सब तरह की थेरेपीज भी दे रहे हैं, बट आई रियली डाउट ये हर जगह अवेलेबल है कि नहीं है. जी. तो वहाँ पर भी वो पेरेंट्स कैसे मैनेज करेंगे एंड उनके लिए क्या अवेलेबल है? आई हैव नो आंसर टू इट इफ़ यू हैव. सो मतलब देखिए, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, बट एक इशू वहाँ आ रहा है क्योंकि मेरे पास ब्लेसिंग्स में सैटरडे मैं बाहर वाले लोगों से मिलती हूँ, बाहर वाले पेरेंट्स से मिलती हूँ. मंडे टू फ्राइडे आई एम अटेंडिंग माय ओन पेरेंट्स, थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो क्या होता है, जब मेट्रो सिटीज़ से बच्चे आ रहे हैं ना, तो बड़ा टफ है कि 2-2 घंटे उनको लगते हैं ट्रैवलिंग में बिल्कुल फॉर थेरेपीज़. और जहाँ आप सेंसरी पे काम कर रहे हो ना, आप मेट्रो ट्रेन्स पे जा रहे हो, वहाँ इतना सेंसरी ओवरलोड है कि बहुत सारे लोग आके कंप्लेंट करते हैं कि मैम हम 2.5-3 साल से थेरेपिस्ट ले रहे हैं बट इम्पैक्ट नहीं आ रहा. कैसे आएगा? हम बच्चे का मजाक बन गए यार. उसका हैंड पकड़ो, इधर से उधर, इधर से उधर. और मेरे को लगता है कि यार पता नहीं क्या बोलेंगे, मतलब ट्रैप, यू नो. लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा और पेरेंट्स थक गए हैं कि क्या करना चाहिए. ब्लेसिंग्स में फॉर श्योर होलिस्टिक अप्रोच है एंड बहुत सारी चीज़ें हम दे रहे हैं अंडर वन रूफ एंड मेरे सुपरविजन में ही है. और खुद भी मैं थेरेपीज देती हूँ.
होलिस्टिक अप्रोच वाला बच्चा ही फुली फंक्शनल हो पाएगा। अभी क्या है कि मेरे को इशू फिजियोलॉजिकल भी है, मेरे को सेंसरी भी है, मेरे को गट का भी है, तो अकेली स्पीच क्या करेगी, बिल्कुल, है ना। अब मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ ओटी ले रही हूँ, कॉग्निटिव पार्ट पे डेफिनेटली ओटी काम करेगी, बट जिस तरीके से एक स्पेशल एजुकेटर पूरा प्रॉपर कॉग्निशन पे, अंडरस्टैंडिंग पे प्रॉपर टाइम आपको दे रहा है, तो ओटी वाले डेफिनेटली एक बेस खड़ा करेंगे बच्चे का। बट वही है ना कि आप कहाँ कहाँ थेरेपीज लेने जाओगे, फिर कौन सी चीज़ ऐसी आप लिख के दो कि ये मेरे बच्चे के लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। फुली फंक्शनल करने के लिए ग्रुप सेशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अलग अलग लेवल के बच्चे आ रहे हैं ना आपके पास, माइल्ड टू सीवियर के। बिल्कुल, तो आप कैसे पेयर अप कैसे करोगे, कैसे ग्रुप सेशंस बनाओगे? विदाउट ग्रुप सेशंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि सोशल इमोशनल जो मेजर माइलस्टोन है हमारा, वहाँ डिले है, तो कैसे कवर करोगे सोशल इमोशनल को? देन यू नीड ग्रुप सेशंस। मतलब बहुत प्रॉब्लम में है लोग, बिल्कुल। अभी इसी वजह से। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना, अब हर क्लास का पेरेंट भी जो थेरेपीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलराइज थेरेपी काम करती है। अगर आप ब्लेसिंग्स की बात करोगे, क्योंकि मैं अपने सेंटर में काम करूँ यार, मुझे सिर्फ अपना पता है, और ये सिर्फ मेरे ओपिनियंस हैं, किसी से कोई हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ब्लेसिंग्स में मैं रेगुलराइज थेरेपीज, मैं रेगुलर सेशंस में ही बिलीव करती हूँ। 14 साल में मैंने आज तक कोई ऑल्टरनेट सेशन नहीं दिया, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मेरा फीडबैक ख़राब करेगा। क्योंकि रेगुलर थेरेपीज देने से ही इम्प्रूवमेंट आएगी। ऑल्टरनेट पे क्या होगा यार, 15-20 मिनट्स आप बार बार और रेपो बिल्डिंग के लिए जाओगे, फिर बच्चे का बिहेवियर आ जाता है, उसको लगता है कि एक दिन गया, एक दिन छुट्टी हो गई, तो अगले दिन वो फिर ट्राई करेगा कि छुट्टी हो जाए। सो बेसिकली द मैसेज हियर इज़ बिकॉज आई थिंक इसका सोल्यूशन आज आप और मैं बैठकर एक पॉडकास्ट में तो एकदम से नहीं निकाल पाएंगे, राइट? बट जहाँ पर भी जिनको सोल्यूशंस मिल रहे हैं, दे शुड बी रेगुलर, राइट? दे शुड ट्राई टू बी अब पेरेंट्स, मैं अब उस पे आ गई हूँ। वी हैव कवर्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड बिहेवियरल, सो नाउ कमिंग ऑन टू नाउ पेरेंट्स। जी, मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारा ना फैमिली का आ जाता है अब, जी, कि अब हमें पता चल गया है कि लेट्स से ये डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है या डिले ही है, बट एक जो फैमिली या पेरेंट्स या मदर का जो एक मेकअप है कि उसको अब डील कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इजंट इट? मेरे को लगता है ना, ये पूरा जो प्रोसेस है, मैंने घर में मैंने फिगर आउट किया, मैं मदर हूँ, मैंने फिगर आउट किया मेरे बच्चे को ना डिलेज आ रहे हैं। पहले तो घर के बोलेंगे कि नहीं अभी रुको, अभी देखते हैं, 6 महीना और देखते हैं, ठीक है, वो किसी किसी लेवल पे दे आर राइट एक्चुअली, है ना। बट किसी किसी लेवल पे कैसे राइट नहीं है कि जब आप 3 साल की उम्र में पहुंच गए हो तो 6 महीना आपको ख़राब करेगा, राइट? ठीक है। हाँ। 1 साल पे आपके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आपके डिले हैं, आप रुको 3-4 महीना आप रुको, हो सकता है आपका बच्चा उसको अचीव कर ले। बिल्कुल। अभी क्या है कि पूरे प्रोसेस में ना हम लोग सिर्फ बच्चे का डायग्नोसिस, बच्चे का असेसमेंट, मैंने रेफरेंसेस डाल दी कि आपको इस थेरेपी के लिए उधर इधर इधर उधर सब कुछ समझे आप। तो माँ बच्चे को ले लेके घूम रही है, बट किसी ने माँ पे काम ही नहीं किया यार, है ना। बिल्कुल। और मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, माँ ने लेके घूमना है बच्चा, अगर उसका उस तरीके से उसको काउंसल नहीं किया गया, माइंड मेकअप नहीं किया गया कि आप एक थेरेपी सेंटर में तो जा रहे हो, बट आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्या ये जो रिकवरी है, जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो इतनी जल्दी जल्दी आएंगी, क्या ये 3 महीने का ही प्रोटोकॉल है। मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूँगी सब पेरेंट्स से, आप डेफिनेटली सबसे बात करो, बट प्लीज़ अपने फ्रेंड्स ना 2-3 इसी तरीके से रखो, क्योंकि ब्लेसिंग्स में देखिए क्या है कि सब पेरेंट्स आ रहे हैं और सारे दुखी हैं, और पेरेंट्स भूल जाते हैं कि कोई भी बीमारी है ना वो माइल्ड टू सीवियर के बीच में है। ब्लेसिंग्स या कोई और सेंटर, कोई भी सेंटर है, वो सिर्फ सीवियर बच्चों के साथ डील नहीं कर रहा है, वो माइल्ड पे भी काम कर रहा है, वो मॉडरेट पे भी काम कर रहा है, वो सीवियर पे भी काम कर रहा है, प्रोफाउंड पे भी काम कर रहा है। अब जब एक मॉडरेट वाली माँ ना माइल्ड को देखती है कि यार इसमें बड़ी जल्दी जल्दी रिकवरी आ रही है, मेरे में नहीं आ रही, क्या मेरा थेरेपिस्ट ठीक है मैम? Oh my God, ये I बहुत understand. इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पहले पेरेंट को अवेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू इमेजिन ना, आई नो मैं बहुत अच्छा थेरेपिस्ट दे सकती हूँ, बट मेरे को पहले पेरेंट फ्री करें तभी तो मैं थेरेपिस्ट के लिए जाऊँ। और बिलीव मी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं सबके। मैम हम दोनों इकट्ठे आए थे उसका बच्चा आज यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मेरा यहाँ बैठा है, मैम ऐसा क्यों, थेरेपिस्ट चेंज करें मैम, आप प्लीज मेरे बच्चे पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। I can feel the pain
जिससे वो बोल रहे हैं ये बात, Exactly. बट देन वो शायद अपने और अपने बच्चे दोनों के लिए शायद ठीक देखिए नहीं कर मेरा रहे। ना प्रोटोकॉल है कि एवरी सैटरडे हम मिलते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो ज्वाइन करते हैं जी। अच्छा लगते का मतलब है यार सम टाइम फैमिली सपोर्ट नहीं है, अब हर कोई आके तो करनाल में नहीं रह सकता है ना, फैमिली सपोर्ट नहीं है, कई बार अपने घर के उस तरीके का है ना मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, आपको परमिशंस नहीं है, आपका फाइनेंस वैसा नहीं है, क्योंकि लगना है पैसा तो यार लगेगा है ना। दूसरी चीज़ ये कि अब आप आ गए हो, आप इस प्रोसेस में आ गए हो, मेरा प्रोटोकॉल है कि मैं एवरी सैटरडे 45 मिनट्स पेयर करती हूँ कि मेरे को अपनी तरफ से मेरे को हर पेरेंट को इतना टाइम देना है, जो कि 1.5 से पौने 2 घंटे तक चला जाता है एक पेरेंट पे, क्योंकि आई रियली बिलीव इन काउंसलिंग्स। अगर मैंने आज के टाइम पे आपको यही नहीं समझाया कि आपका बच्चा, क्योंकि डायग्नोसिस और असेसमेंट मेरा काम नहीं है, आप करवा के आए किसी हॉस्पिटल से, किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से, अब उन्होंने लिखा क्या उसको समझाना मेरा काम है, ओके, और उसके बाद थेरेपिस्ट देना मेरा काम है। श्योर, ठीक है, बट मैं ये कहाँ से स्टार्ट करूँगी, आपके बच्चे में क्या क्या एब्सेंट हैं, कितना टाइम लग सकता है। एक तो ये लोग समझते हैं कि हम लोगों के हाथ में ये चीज़ें कि मैम 3 मंथ्स में हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा मैम, मेरे को ना घर से 6 मंथ्स का परमिशन मिला है। वी कांट इवन इमेजिन कि लोग किस तरीके से सफ़र हो रहे हैं, है ना। आ रहे हैं, फिर बहुत और तरीके की चीज़ें, इनसिक्योरिटी, अब आपको एक नई जगह में रहने आ रहे हो, बहुत कुछ है। तो मदर का काउंसलिंग मैं इवन चाहती हूँ पर्सनली, और मैं ब्लेसिंग्स की तरफ से इस पॉडकास्ट की तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब आप फर्स्ट टाइम मिलने आते हो ना, तो दोनों आओ, मदर फादर बोथ, क्योंकि फादर के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है ये जानना कि अब मदर का आगे का जो क्या बोलेंगे जर्नी कैसा रहने वाला है, क्योंकि उसको ही घूमना है, वही आके डेफिनेटली जो भी। अब क्या है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, एक आप बार बार ओवर करेक्शंस नहीं करेंगे, आप घर पे ओवर जजमेंट नहीं करेंगे, और प्लीज़ जब भी आप वेटिंग एरिया में बैठ रहे हो ना, तो कुछ पॉजिटिव बात करो यार, ये मेरा रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स के लिए। किसी भी वेटिंग एरिया में आप बैठ रहे हो, आप औरों को पॉजिटिव करो ना, आप उनकी नेगेटिविटी आप क्यों खुद ले रहे हो, राइट। और इतनों से डिस्कस मत करो, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम है, हर एक का बच्चा किसी अलग लेवल पे लाइक कर रहा है, आपकी जर्नी उसकी जर्नी कभी भी सेम नहीं हो सकती, कभी भी सेम नहीं हो सकती है। वी बोथ हैव 2 eyes, 1 nose, 2 ears and mouth, but we have different faces, same with the spectrum also. तो जर्नी और रिकवरी सेम कैसे होगी, बिल्कुल, ठीक है। सो अपने आप को हरास मत करो, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। और कुछ चीज़ें थेरेपी से आप समझेंगे कि घर पे सिर्फ थेरेपिस्ट का 1-1.5 घंटा काम करने से कुछ भी नहीं होने वाला। लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने बोला था कि 25 से 30% जो काम है वो थेरेपिस्ट का है, रेस्ट ऑफ द पार्ट मदर का है। वहाँ जाके, क्योंकि हमें पता चल जाता है बीइंग अ थेरेपिस्ट कि किसकी मम्मा काम कर रही है, किसकी नहीं कर रही है। डेफिनेटली यार, वो आपको उसके रिजल्ट प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम बच्चे को बता रहे हैं कि ल यहाँ से निकलना है, वो हमारे सामने कर रहा है, दूसरे दिन आके वो फिर ल भूल गया, तो इट मीन्स कि घर पे प्रैक्टिस नहीं हो रही है ना। अभी हमें बोल रहे हैं कि हम लोग डीप प्रेशर, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं यार कि जो दिन में 3 बार होना चाहिए, कुछ 2 बार होना चाहिए। अब हम लोग ना बड़ा क्लियरली मेंशन करते हैं कि मेरे को अगर अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है किसी थेरेपी सेंटर में, तो आई विल यूज़ फ्लैश कार्ड्स, जो मेरे आसपास अवेलेबल है। ठीक है, मैं पानी पीती हूँ तो पानी की बोतल मेरे पास होगी, बाउल्स होंगे, स्पून्स होंगे, शूज़, शर्ट्स एंड ऑल, पेंसिल्स होंगी, है ना, पेपर होगा, बट ओरिजिनल आइटम्स घर पे हैं, राइट। तो आप घर पे प्रैक्टिस कराओ। मैंने एक स्कीमा और एक मैपिंग कर दिया आपके बच्चे में कि दिस इज एन एप्पल। अब मेरे पास रेड एप्पल का ही फोटोग्राफ है यार, आपके पास ग्रीन भी है, येलो भी, आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। सो एक माँ को ही आगे आना पड़ेगा, सारे एफर्ट उसके हैं, डेफिनेटली फादर्स के भी हैं, whichever a parent decides to take that responsibility. बहुत ज़रूरी है। जहाँ सिर्फ हम पे प्रेशर है वहाँ नेगेटिविटी आएगी, बिलीव में। जहाँ मैंने काम किया, माँ घर जाके कर रही है, उसको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये पहले बैठता नहीं था, आई कॉन्टेक्ट नहीं देता था, रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं था, आज सब कुछ है, ठीक है। और एक चीज़ और बोलूँगी, बहुत जल्दी पेरेंट्स रिजल्ट्स पे पहुँचते हैं, हाँ, बट ये नहीं होगा, नहीं हो सकता। इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। हम सिम्टम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, डिसेबिलिटी को मिनिमाइज करने में लंबा टाइम जाएगा यार। छोटे छोटे गोल्स रखो, उसको अचीव करो और खुश रहना पड़ेगा आपको। राइट, अच्छे लोगों से थिंक जो घर का पेरेंट का, मैं मदर हो फादर हो, उनका जो माइंड सेट है वो पूरा का पूरा एज इट इज़ जो वाइब्रेशन है ना वो बच्चे में जाती है।
एग्जैक्टली है ना। और जहाँ पर तुम बहुत एंक्शस हो और डेस्परेट फॉर रिजल्ट्स हो, वहाँ बच्चे में भी वो प्रेशर फील अपने आप से ऑटोमेटिकली जाता आप है। मानोगे नहीं स्वाति जी, हम हाइपर एक्टिविटी का इलाज कर रहे हैं, हम इम्पल्सिविटी का इलाज कर रहे हैं, हम लोग लैक ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन कम है बच्चे का। बट जब मैं माओ से मिलती हूँ ना, मैं तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ कि पहले हम आपकी हाइपर एक्टिविटी में काम करेंगे और फिर हम बच्चे पे आएंगे, क्योंकि 1 घंटा मेरे पास है यार, मैं कितना इसको अपना दूंगी, रेस्ट ऑफ द ये आपके साथ है, बिल्कुल, है ना। हाँ। तो माओ को रुकने की ज़रूरत है, अपनी मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। ओनली हैप्पी मदर्स कैन रेज हैप्पी चिल्ड्रन। वेरी ये इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये भूल चुके हैं। थेरेपी सेंटर्स में घुसने के बाद इनको लगता है कि लाइफ शट हो गई है, थेरेपीज करानी है मैम, मेरे को 2 ले लो साल, 2.5 साल ले लो। क्यों लूँ यार, जब आपके बच्चे को 1.5 साल लगना है ठीक होने में, क्यों लूँ मैं 2-2.5 साल? यू गेटिंग इट? तो थोड़ा सा अपना मेंटल हेल्थ, खुश रहना है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं तो खुद रेफ़र करती हूँ यार, बच्चा यहाँ छोड़ो, पीछे योगा क्लास है, इधर जिम है, आप प्लीज़ जाओ। राइट। आपकी प्रेजेंस में भी वही थेरेपी होनी है, आपके एब्सेंस में भी वही थेरेपी होनी है। Undoubtedly. जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। It is so important. I mean, सच में मतलब we have been discussing about it, we have been but जनरली क्या होता है ना, हमें प्रॉब्लम दिखती है और हमें उसका सोल्यूशन चाहिए। एग्जैक्टली, उसके रूट कॉज पे फोकस नहीं करते हैं एट टाइम्स हम लोग, और वहीं पर ही हम लोग काम खराब हो जाता है। आई मीन इट वाज रियली स्टेप बाय स्टेप बहुत ब्यूटीफुली आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप भी है, कुछ रूल्स मेरे को लगता है सबके लिए होने चाहिए। अब माँ बाप खुद घर पे बहुत फिजिकल होते हैं, एक थेरेपी सेंटर में कोई फिजिकल होके दिखाए तो प्लीज़ खुद को भी ऑब्जर्व करेंगे, आपका अपना बिहेवियर क्या है उसको भी मॉनिटर करेंगे, क्योंकि बच्चा सिर्फ मॉडलिंग करता है। मुझे लगता है आप मतलब जब बच्चे के लिए एक चेकलिस्ट बनाते हो कि ये करना है, तो एक चेकलिस्ट एक पेरेंट्स के लिए भी होनी चाहिए कि कहीं आपने दिन में इतनी बार तो नहीं गुस्से से बोले। एक्चुअली तभी हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि डेवलपमेंटल डिलेज का ना सारे सब्जेक्टिव टेस्ट हैं यार। सब्जेक्टिव टेस्ट समझते हो कि जहाँ मेरी मर्जी है, मैं मदर हूँ, मेरे को जहाँ लगेगा ना कि मेरी गलती पकड़ी जाएगी, मैं उसका जवाब दे देती हूँ नो। आप घर पे लाउड पिच में बात करते हो, आप ये कितना करते हो, आप वो तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यस नो कर रहे हो। तो चेकलिस्ट है, ऐसी बात नहीं है, बट देन उसको लेके कितने ऑनेस्ट है ना, वो बहुत मैटर करता है। बट आई थिंक एवरी सिंगल थिंग जो है वो हम कहते हैं कि वो बच्चा हमसे अलग है, बट एक्चुअली हमारा वर्ल्ड जो रहता है ना हम सबका, वो अपनी एक फैमिली के राउंड ही रहता है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट आर किड, वो हमारे से उतना ही इंटर रिलेटेड होता है। सो आई मीन आई थिंक वी कैन गो मोर डीप इनटू, है ना। सो द थिंग्स, सो बेसिकली IEP के जो प्लान्स हैं वो एक थेरेपिस्ट बना कर देता है, राइट? जी बिल्कुल। सो हाउ डू यू बेसिकली गो अबाउट इट? देखिए IEP में ना हम वो टारगेट्स लेंगे जो कि बच्चे को फंक्शनल होने में हेल्प करेंगे और उसको स्कूल के लिए रेडी करेंगे। तो मोरोवर स्कूल रेडीनेस टारगेट्स हम रखते हैं। अब स्कूल में रेडी करने के लिए बच्चा शुड नॉट बी हाइपर एक्टिव, बच्चा शुड नॉट बी इम्पल्सिव, ही हैज़ और ही और शी हैज़ लॉट ऑफ पेशेंस। सो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट टारगेट विल बी कोऑपरेशन। लाइक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा कि बच्चे भागते हैं इधर उधर, मम्मीज बोलती रहती है नो नो नो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, पर बच्चों को पता ही नहीं। सो जर्नी वहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कोऑपरेशन में वेटिंग हम रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद होता है विजुअल परफॉर्मेंस, कि मैं बिठा रही हूँ, अभी मेरा गोल यहाँ पे सिटिंग टॉलरेंस है, क्योंकि आई एम डीलिंग विद हाइपर एक्टिव, ऑटिज़म, दिस तरीके के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। तो वहाँ पे सिटिंग टॉलरेंस नहीं है बच्चों का। तो आपको सिटिंग टॉलरेंस रखना है अगर, तो आपको विजुअल सामान यूज़ करना पड़ेगा इनिशियली। ओके आपने अब विजुअल जो मटेरियल है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, उसमें हम फाइन मोटर इंक्लूड करते हैं। जैसे फोम बॉक्स हो गया फॉर एग्जांपल, 2 पीस पजल्स हो गए। अब आई एम डीलिंग है विद 2.5 साल का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, उस हिसाब से एज के हिसाब से IEPs विल बी डिफरेंट, लेवल्स के हिसाब से। बिल्कुल। सो विजुअल परफॉर्मेंस में विजुअल वाला सारा सामान हो गया। एंड उसके बाद आता है रिसेप्टिव, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। अभी इन सब डिसऑर्डर्स में क्या है, कॉग्निटिव डिलेज आ रहे हैं, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जो पोएम्स गाते हैं पूरे पूरे, बट मम्मा पापा नहीं बोलते। सो इट्स ऑल अबाउट रोट मेमोरी एक्चुअली, रट्टे मारे हुए बच्चों ने।
जो चीज़ जिसमें कोई ओपन एंडेड कुछ नहीं है तो वो बच्चों ने याद किया हुआ है, ये शो करता है देयर इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। अब मम्मा पापा नहीं बोल रहे तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है ना। अब कहीं पे भी देख के मम्मा 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 ऐसे ऐसे कर रहे हैं बच्चे, तो फिर हम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया, एसोसिएशंस हो गए, कि मैं पूछ रही हूँ सपोज रीत बैट गोज विद तो बच्चा बोले बॉल, आई विल से टी शर्ट गोज विद तो बच्चा बोले पैंट। सो दिस तरीके की एसोसिएशंस मेरे को बनानी है जो राइट पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। लैंग्वेज जो है ना वो सबसे लास्ट टारगेट है और इनको चाहिए सबसे पहले। मतलब है ना, ये लोग सिर्फ स्पीच स्पीच स्पीच, जब स्पीच आ गई बच्चा 25-50 वर्ड्स बोलने लग गया, उसके बाद सीधा जंप लैंग्वेज। नो, देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ लैक ऑफ एक्सप्रेशन। आपने पूछा येलो कलर का तो मैंने बोला बनाना, दिस इज कॉल्ड इंट्रावर्बल, जो कि हमने अपने टाइम में किया। जोनी जोनी तो हम बोलेंगे यस पापा, दैट इज इंट्रावर्बल। कराने का तरीके हैं अलग अलग। वो ये ना जो लर्निंग है, जो टीचिंग है, दैट शुड बी इंटरेस्टिंग इनफ कि ये नहीं कि बस डंडा लेके पास में बैठ जाओ कि भाई ये बहुत हाइपर एक्टिव है, मेरे डंडे से बिना चलेगा ही नहीं, टेबल टॉप आप बस इस तरीके से कर दो, ऐसे नहीं होगा। लर्निंग शुड बी इंटरेस्टिंग। मेरा बच्चा टेबल टॉप पे नहीं कर रहा है तो मैं जिम बॉल पे सेशन लूंगी, बिल्कुल, है ना। जिम बॉल पेन ले रहा है तो मैं फर्श पे बैठ के सेशन लूंगी, जहां मेरा बच्चा कंफर्टेबल है। तो आईईपी का मकसद है, इट्स लाइक अ होमवर्क। अगेन सिर्फ थेरेपिस्ट के काम करने से नहीं होगा, मदर्स को आना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी मदर्स की कॉल्स आती हैं कि मैम हम जा रहे हैं थेरेपी सेंटर्स में बट हमें बताया नहीं जा रहा है कि चल क्या रहा है। ब्लेसिंग्स का एक प्रोटोकॉल है कि जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, हम हर 15 डेज़ के बाद शूट होता है कि बच्चा आपने यहाँ से लिया, 15 दिन के बाद आपका बच्चा किस लेवल पे पहुँच गया। सो इट्स ऑल अबाउट कि वीडियो शूट करते हैं, पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, फॉलो अप, ताकि पेरेंट्स पूछ सकें और घर पे क्या कराना है उस तरीके का होमवर्क मिल सके। सो दिस इज़ IEPR डिस्टेंस के लिए। So do you do IEP for distance as well? Yeah, definitely worldwide IEP जा रहे हैं। Beautiful. Definitely. I think there is what sort of help, जहाँ पर centers नहीं है या फिर वो नहीं therapies के लिए every day जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि या फाइनेंस यार कॉस्ट बहुत है थेरेपीज की। मेरा पेइंग कैपेसिटी उतना नहीं है बट IEP प्लान इजीली लोग खरीद सकते हैं और आप उसको कर सकते हैं। और अगेन जो बेस्ट पार्ट है IEP का, मदर ट्रेनिंग हो रही है, मदर खुद करा रही है, आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी के ऊपर। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली करना सबको यही है। बट येस, जहाँ सिवेरिटी और प्रोफाउंड इश्यूज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वहाँ आपको एक बार थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। सो ना जैसे आपने आज सारा कुछ एक्सप्लेन जब करा ना मुझे अभी जी, तो आई वेंट बैक टू माई फ्लैश बैक जी। सो आई वांट टू शेयर हियर, जैसे मेरा बेटा उसको रीडिंग और राइटिंग में बहुत ही पुअर था, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज क्लास। और हम घर में हम जॉइंट में थे, ठीक है ना। जो मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर, वो चाइल्ड प्रोडिजी बोलूँगी उसको मैं। शी स्टार्टेड टू रीड व्हेन शी वाज 1.5 or 2 year old. Okay. She used to read books, headlines भी, जबकि ABC सीखता है बच्चा। वो सुपर इंटेलिजेंट जैसा होता है ना, वो वैसा बच्चा है घर में। और एक बच्चा जो बिल्कुल रीड एंड राइट ही नहीं कर रहा। राइट। सो मेरा फर्स्ट गोल था कि कंपैरिजन तो बिल्कुल खुद तो करना ही नहीं है, वो बच्चे तक आने भी नहीं देना जो दूसरा भी कर रहा है। Exactly. ठीक है ना। सो सेकेंड वॉज दिस थिंग जो आप कह रहे हो ना, उसको मैंने हर जगह हम सब मिलकर इट वाज माय फैमिली सपोर्ट टचवुड कि हमने सब दीवारें गंदी कर दी पूरी तरह, जो अपने आई लेवल, मतलब सब कुछ हमने दीवारों पे ही लिखा है। बिल्कुल। एंड आज वो 8 साल का हुआ है, अब जाके पेंट हुआ है। जी। सो इट वाज लाइक दैट। तो मतलब एंड मिट्टी पे तो हमने बहुत ही खेला है, मिट्टी को वो गीला करके भी उस पर भी लिखा है हमने सब कुछ। तो वही जो चीज़ है। बट आज आए जो आपने मुझे बातें कही ना, नाउ इज से रियली कि थैंकफुली उस चीज़ में उस टाइम पे वो अवेयरनेस मिल गई थी और ये सब किया। टुडे टचवुड यू आर लकी पेरेंट एक्चुअली, वो सब वो फेज निकल गया है। सो यहाँ आई एम नॉट, मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल सिर्फ अपना बताने के लिए नहीं कोट कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट टू योर IEP। इट इज़ लाइक कि ऐसा नहीं है कि आपको थेरेपीज़ नहीं मिली, बट आई एम श्योर जब आप ये एक्टिविटीज़ पेरेंट्स को दो और हम जब अपने आप से करते हैं, इट रियली वर्क वंडर्स। देखिए मैं वैसे भी इस चीज़ को नहीं मानूंगी क्योंकि ब्लेसिंग्स मैंने इतने दिल से बनाया ना यार। एक वीडियो उसका
अब हमें नहीं पता था कि हम इस लेवल पे पहुंचेंगे। मैंने ये जो ब्लेसिंग चैनल बनाया था ये 10-15 पेरेंट के लिए बनाया था कि 10-15 बच्चों को भी अगर बेनिफिट मिल रहा है तो मेरा काम हो गया। बट अभी इतना प्यार लोगों ने दिया है एंड बिलीव मी, आई रियली मीन इट। अगर आप ब्लेसिंग्स चैनल्स को दिल से सुनेंगे, उसका एक एक वीडियो का होमवर्क आप लेना शुरू करेंगे, मैं नहीं मान सकती कि आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मेंट। सो यहाँ पेशेंस लोगों में कम है। अब हमें दिख गया कि मेरे को फास्ट रिकवरी चाहिए, आप थेरेपी सेंटर्स में आ जाओ, अगेन इट विल टेक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स। ये लॉन्ग टर्म जाएगा यार, है ना? yes. तो थोड़ा सा आईपी बहुत सारे तरीकों से बेनिफिशियल है। मदर ट्रेनिंग, लेस कॉस्ट, और माँ को पता है और माँ ही रिस्पॉन्सिबल है, जो मैंने किया वो मैंने किया है। तो कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि सम टाइम वी आर इनटू सो मच ऑफ ब्लेम गेम ना यार। तो डिप्रेशन, नेगेटिव एटीट्यूड, सब जो नहीं चाहिए, है ना? तो कहीं कहीं हम अपने बच्चे को भूल जाते हैं। तो आईपीज बेस्ट सूटेड हैं और लॉन्ग टर्म रहते हैं, और आप आगे भी गाइड कर सकते हो ना और लोगों को। आई थिंक दिस इज द सोल्यूशन जो हम पहले कर रहे थे ना कि यार इसका तो सोल्यूशन है, बट आई थिंक आईपी इज समवॉट some sort of solution which probably people can go forward to. This was मतलब I think every parent should go for IEP for that matter, especially अगर आपके पास और चीज़ों का exposure या centers का या proximity नहीं है तो, है ना? So I think मैंने ना because I really cannot take any one topic in detail कि मैंने autism को पकड़ा है या ADHD को, because वो हमें एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट ही उस पर करना चाहिए आइडियली, अगर हमें ऑटिज्म पकड़ के को लेना है। सो आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स। वी विल रिक्वेस्ट मैम टू प्लीज़ कम अगेन, ठीक है ना? तो नाउ गोइंग ऑन टू, अब मैं आ जाती हूँ रेगुलर स्टूडेंट्स जो स्कूल जा रहे हैं। सो आई वुड कॉल दिस पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट एज पार्ट 2, ठीक है ना? क्योंकि हमने भी जो एक चीज़, ये थोड़ा सा उससे अलग जा रहा है। इट इज़ लाइक नाउ जो रेगुलर स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं, कई बार इशू आ रहा है कि उनको यू नो इवन पेरेंट्स आर राइटिंग मी कि बच्चे को ना भूलता बहुत है, मेमोरी बहुत लो है। सो कुछ लिख रहे हैं कि हैंड राइटिंग बहुत पुअर है। वन और दी अदर इशूज़, डिफरेंट इशूज़ हैं जो केटर करे जा रहे हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट, यू नो, बिकॉज आपकी अप्रोच बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड है, सो आई थॉट टू ब्रिंग हियर दिस टॉपिक, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड राइटिंग पे आते हैं। ओके। सो क्योंकि जब मेरा बच्चा नहीं रीड कर रहा था ना, आई एक्चुअली सॉ योर वीडियोज़ टू बेसिकली कि राइटिंग में कुछ में वो पकड़ गलत तो नहीं रहा है। जी। सो हाउ टू गो अबाउट इट? देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड हैंड राइटिंग का जो एक्चुअल एज है वो 4 to 5 है। ओके। जो ट्राइपॉड ग्रिप का है, अभी हमें पता है क्या है कि हमें हर चीज़ बहुत जल्दी करनी है। और पता, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मेरे को हैंड राइटिंग पे काम करना है ना, तो लोगों को लगता है सिर्फ इस पे काम करना है, दैट इज़ अवर फाइन मोटर। बट आपको पता होना चाहिए कि हैंड राइटिंग के लिए हमारा कोर स्ट्रेंथ, ओके, हमारा शोल्डर स्ट्रेंथ, मेरा मसल टोन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। एंड जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, दैट इज़ अवर पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, जो कि एक 3 से 6 महीने के बच्चे का इंटीग्रेट हो जाता है। अगर अब वो रिटेन्ड है मेरे बॉडी में, तो आप कितना कोशिश कर लो, हैंड राइटिंग नहीं आएगा। पुअर हैंड राइटिंग रहेगा, मेरे को बाउंड्रीज का पता ही नहीं चलेगा, मैं पेंसिल बहुत दबा के लिखूंगी कि कहीं देखे हैं आपने बच्चे ना कि होल्स हो जाते हैं उनके पेजेस में। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स नॉट अबाउट कि बस अब पेंसिल ऐसे, अब आजकल बड़ी रील्स आ रही हैं वो रबर बैंड डाल के कि आपको पेंसिल देनी है, ठीक है, बट पहले आपको बेस तैयार करना है हर चीज़ का। व्हाट आई हैव ऑलवेज लव्ड अबाउट योर थिंग इज कि रूट पे काम करते हैं। एग्जैक्टली, राइट, बिल्कुल। तो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अगर आप हमें कुछ ऐसे पॉइंटर्स आप बता सके। बिल्कुल। देखिए, मार्केट में थेरापुटी मिलती है, आपको थेरापुटी यूज़ करनी है इन मैनी वेज। आई हैव ऑल द वीडियोज़ ऑन माई इंस्टाग्राम, बट मैं आपको सिर्फ मटीरियल बता देती हूँ। आप थेरापुटी लेंगे, आप लोग कोर स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। मैंने हर चीज़ का एक्सरसाइजेस डालना है कि कोर स्ट्रेंथ पे काम करना है तो कैसे करना है, शोल्डर स्ट्रेंथ पे काम करना है तो ओवरहेड एक्टिविटीज़ करानी है आपको। वेटेड बॉल्स मिलती हैं अमेजोन पे और इवन जिम स्पोर्ट्स शॉप पे भी वेटेड बॉल्स आपको लेनी है। वो बच्चा पिक करेगा। जिनका मसल टोन वीक है, शोल्डर स्ट्रेंथ वीक है, कोर वीक है, वो बच्चा ऊपर तक जाएगा ही नहीं। तो यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइन मोटर, यू नो। सो मोटर मूवमेंट्स के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगेन योर फिंगर मूवमेंट, दिस वन नहीं करेगा बच्चा।
अच्छा, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, तभी तो नहीं आ रहा है ट्राइपॉड, नहीं तो आ जाना चाहिए पिंसर ग्रिप, क्या इशू है उसमें। ठीक है, तो डायरेक्टली बच्चे का इस चीज़ पे फोकस करना, उसको ओवरबर्डन करना नहीं हो रहा है उसको, तो खेल खेल में लेके आते हैं। अब आपको तो ग्रिपिंग से मतलब है, तो आप सेंसरी बॉल्स यूज़ करो, आप ग्रिपर यूज़ करो, आप प्लकर यूज़ करो, आप क्लिप्स यूज़ करो। अब क्लिप, मेरे को कपड़ा सुखाना है तो क्लिप के लिए पिंसर ग्रिप ही जा रहा है ना, तो इस तरीके के आप चीज़ें यूज़ करोगे। डायरेक्टली मैं पनिशमेंट पे आ जाऊँ, पेंसिल्स पकड़ो, ये काम नहीं करने। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप ग्रिपर्स यूज़ करोगे, आजकल रबर्स के ग्रिपर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर लगा के बच्चा बहुत अच्छा हैंड राइटिंग करता है। अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द राइटिंग, है ना, बहुत सारी और चीज़ें हैं कि बच्चे के बाउंड्री में लिखना नहीं आ रहा है, तो आप बाउंड्रीज हाईलाइट करोगे। व्हेन यू आर गोइंग फॉर कैपिटल लेटर्स तो आप बाउंड्रीज हाईलाइट करोगे, मतलब वो लाइंस में अपने बाउंड्रीज एग्जैक्टली कलरफुल हाईलाइटर्स के साथ, कि इसी में लिखना है, इससे ऊपर नीचे नहीं जा रहा है कुछ भी, है ना। अब जिन बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत फेडेड है, बहुत लाइट है, दिखता ही नहीं है कहीं का, तो आप सैंड पेपर यूज़ करोगे। अब सैंड पेपर इज रेगमार, जो हम वाइट वॉश से पहले लोग करते हैं, तो आपको उसके ऊपर लिखना है। अगर मेरे को सैंड पेपर के ऊपर प्रिंट छोड़ना है तो मेरे को पेंसिल दबा के लिखनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आ गया मेरे हैंड में, वाओ, है ना। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग एप्लीकेबल करेंगे, तो बच्चा बर्डनड नहीं होगा यार। यू कांट इवन इमेजिन कि भाई मेरा पामर ग्रास्प रुका हुआ है, मेरी बॉडी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, एंड आप मेरे को डेली का सुना रहे हो इतना ज़्यादा चीज़ें, जिससे और इमोशनल डिसरेगुलेशन आ जाएंगे। और बच्चे को ऐसे डांट पड़ रही है कि तू क्यों नहीं लिख रहा, बाकी सारे लिख रहे हैं साथ में एक भी लाइन ऐड हो जाती है ना कंपैरिजन वाली, तो प्लीज सो सैड एक्चुअली, डेफिनेटली। या सो आई यार दिस इज लाइक it's like that वो moment नहीं आता कि finally there's so many beautiful solutions which exist, और मेरे को एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड ऑन करूँगी कि प्लीज़ आपको लास्ट स्टेज पे ही क्यों सब कुछ अचीव करना है ना। मेरे पास पूरा टाइम है यार, 2.5 साल आजकल चलो चल रहा है, लोग बच्चे प्री स्कूल में जा रहे हैं, प्ले वे में जा रहे हैं, बट 2.5 साल तक हमने क्या किया? 2.5 साल तक मैं वर्किंग हूँ, तो घर आके आप आधा घंटा क्वालिटी का अपने बच्चे के साथ लगाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके बच्चे को। So 0 to 2.5 years जो आप कह रहे हो, करो मेहनत जितना कर सकते तो उसमें क्या एक्टिविटीज डू यू सजेस्ट? सारा मोटर स्किल, सारा मूवमेंट, सारा टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन। हम लोग कितना Instagram is full of activities nowadays. डेफिनेटली डेली का पोस्ट है। हाँ, तो राइट, आई मीन अब मतलब वो आपका भी, मतलब सब हमारा फॉर दैट भी, मैटर, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे, तो वो सब विदाउट ज़्यादा दिमाग मतलब लगा, ज़्यादा टोका टोकी ना करो यार, पंजाबी कहते हैं ना, ज़्यादा टोका टाकी नहीं करनी। हमने बहुत प्रिटेंड प्ले खेला है, अपने फ्रेंड्स को बुला के कपड़े बांध के वो घर बना के, घर बहुत खेला है, मिट्टी में पानी डाल के बर्तन बनाया यार हम लोगों ने खुद, तो वो क्या है, सारा टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन तो है, बिल्कुल, है ना। हमारे पेरेंट्स चावल दे देते थे, हमारे पेरेंट्स आटा दे देते थे कि पाओ गंद पर छत पे जाके पाओ, बट आजकल ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। सबको सफाई, बिलीव में यार आने वाला टाइम बहुत ख़राब होने वाला है जैसा चल रहा है अभी। आई नो, बिकॉज मुझे भी ना पहले आई वॉज वेरी पर्टिकुलर, सफाई पसंद, एंड पीपल न्यू टू नो मी कि मेरी सिस्टर, मेरी मॉम, हम बहुत, बट ना अब कोई मेरे घर आता है ना, कहते तू है ही नहीं, वो तू बदल गई है, तेरा घर कैसा दिखता है, बस लाइक मुझे ऐसा अच्छा लगता है। नंबर ऑफ वर्क्स बहुत बढ़ गया ना, वर्क्स नहीं, अब मुझे बुरा नहीं लगता अगर बच्चे ऐसा यूज़ कर रहे हैं, खिलारे डाल रहे हैं, गन डल रहा है, तो मुझे लगता है तो बच्चा सीख ही रहा है ना, सीख भी रहा है यार, तो बच्चे ही करेंगे ना। आई नो, एंड आई ऑलवेज टेल everybody, my all friends, ये हमारा गोल्डन टाइम ऑफ आवर लाइफ है, when they are around, और हम अपने बच्चों के प्रिंसेसेस और प्रिंस है, मतलब किंग क्वीन कह लो, कि तो हर चीज में दे लुक अप टू मम्मा पापा, एग्जैक्टली। एंड धीरे धीरे जब ये बड़े हो जाएंगे ना, अपने फ्रेंड्स करेंगे और मम्मा पापा कम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ये चीज मिस करेंगे, इसीलिए हम सेल्फ केयर पे बहुत एग्जैक्टली कि कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला है, एग्जैक्टली, है ना। सो इट इज लाइक, तो आपको हर चीज़ के लिए टाइम निकालना है। मान लिया यार बहुत इमोशनल टर्मोल चल रहा है, इट्स नॉट ईजी कि आपके बच्चे का कुछ डायग्नोसिस हो गया है, बट अगर आप पॉजिटिव हो देन ओनली यू कैन स्प्रेड पॉजिटिविटी। आप नेगेटिव हो तो आप कहाँ से पॉजिटिव हो जाओगे, इवन अपने बच्चे के लिए भी, है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को संभालो। 2.5 साल का टाइम अपना पूरा फुल फ्लेज पेरेंटिंग शुड भी बहुत चिल होना चाहिए, कूल होना चाहिए, और लोगों को पता ही नहीं है, इतना साफ सफाई कर रहे हैं तो OCD भी बढ़ रहा है भाई,
अभी हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, Yeah. बट अभी हम सिर्फ चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं. बट एडल्टहुड जो डिसऑर्डर्स हैं एडल्ट्स के, वो भी उतने ही फास्ट बढ़ रहे हैं जितना चाइल्डहुड. बिल्कुल. बहुत बदल गई हैं चीज़ें. Right. So I'm coming back to the questions, you जी, know, जी. we were discussing. आपने handwriting का ना मुझे बहुत amazing एक जी. solution oriented discussion हुआ. So coming on to people are facing problems कि बच्चे को फोकस कम है Okay. या अटेंशन, इसको हम मे बी ADHD नहीं बोल सकते, पर लिखते लिखते कहीं सोचने लग जाता है, कहीं खो जाता है बच्चा, यू नो. और ऐसा Span नहीं है, कम स्पैन है, हम, मैं अपना भी याद करूँ तो मेरे को भी डे ड्रीमिंग की प्रॉब्लम थी, यू नो. Okay. इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट्स लाइक मतलब खुद करते करते अपने ही दुनिया में खो जाते हैं. बट देन ऑफ कोर्स अब कंपटीशन इतना है, तुम नहीं अफोर्ड कर सकते हो कि तुम अपने ही दुनिया में सोचते जा रहे हो. बट देन डू यू थिंक इसके भी कुछ सॉल्यूशंस या डेफिनेटली स्पैन ऑफ अटेंशन में सबसे पहले बड़ी हंसी आएगी आप लोगों को. मेरे को अपने बच्चे पेरेंट्स आते हैं कि हमें ना स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ाना है. मेरे बच्चे का ना अटेंशन इतना अच्छा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेरेंट के लिए गाइडलाइन है, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन द स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ योर चाइल्ड, टोकना बंद करो. ब्यूटीफुल. अभी आप, मैंने काम शुरू ही किया, मैंने पेंसिल उठाई, आपने बोला यार साफ साफ लिखना, मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है. कहाँ से स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ेगा? कितनी बार तो आप खुद ही टोकते जा रहे हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पैन. कितना इंटरेस्टिंग नहीं है यार, कितना आयरनिकल है ये चीज़. एग्जैक्टली. तो थोड़ा रुकने का है. सोचो क्या कर रहे हैं हम लोग. अगेन चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांजेक्शन, आप जितना लो पिच पे बात करोगे, जितना आई कांटेक्ट के साथ बात करोगे, आप देखो आपका बच्चा आपके आगे से उठेगा ही नहीं. बिल्कुल. है ना. Yes. ये जो आपने एडवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली एक्चुअली. जी जी जी, ये एडवाइसेस हैं पेरेंट के लिए. Yeah. ठीक है. अब मैं आ रही हूँ कि जहाँ मेरे को मेजरली दिख रहा है यार कि पेरेंट्स सही जा रहे हैं, बड़े पोलाइट हैं, दिखते हैं हमें सब कुछ, है ना. अब स्पैन ऑफ अटेंशन में बहुत ज़्यादा इशू है, तो वहाँ पे आप सबसे पहले उठाओगे इन्फिनिटी का साइन. 8 नंबर हॉरिजॉन्टली हर तरीके से. ठीक है. 8 नंबर इट शुडंट बी लाइक 8 नंबर, इन्फिनिटी का साइन शुड नॉट बी लाइक कि आपने बोर्ड लगाया और बस ये 8 नंबर ड्रॉ कर दिया. 8 नंबर शुड बी अराउंड, यू नो. 8 नंबर फिर आप फ्लोर पे आप ब्रिक्स लगाओ, उसके ऊपर बच्चा चलेगा. ओके. यस. सो दे कैन वॉक. है डेफिनेटली, देयर इज अ स्पैन. आपको टाइम लगेगा 8 नंबर पे चलने का. ओके. दूसरी चीज़ ये है कि जब 8 नंबर 1 फिंगर से आ गया तो आपको दोनों से ड्रॉ करना है इस तरीके से. अगेन दिस इज क्रॉसिंग मिड लाइन. बिल्कुल. मेरे को सारी क्रॉसिंग मिड लाइन वाली एक्टिविटीज़ उठानी है. ठीक है. स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ाने के लिए. ब्यूटीफुल. दूसरी चीज़ ये है कि मैं छोटे छोटे टारगेट्स लूँगी. सपोज मेरे को सीजर कटिंग सिखानी है, मैं उसके थ्रू भी स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ा सकती हूँ. कैसे? मैंने पहले सिर्फ कट करना सिखाया अपने बच्चे को, उसके बाद मैं टारगेट अपग्रेड करती जाऊँगी. अब मान लेते हैं मेरे पास बच्चा आया था, उसका स्पैन ऑफ अटेंशन 0 था, तो मैं तो 0 से स्टार्ट करूँगी ना. मेरे बच्चे ने पेपर कट करना शुरू किया, उसके बाद मैंने उसकी बाउंड्री बना दी, मैंने सीधी स्ट्रेट लाइन किया कि अब आपको इसको काटना है. फिर हमने उसको पेपर को और बड़ा कर दिया. जब पेपर बड़ा हो गया, सीधा सीधा काटने लग गया, अब मैं उसको जिगजैग में दे दिया, फिर मैंने कर्व्स में दे दिया. यू कांट इवन इमेजिन कि मैं स्पैन ऑफ अटेंशन पे काम कर रही हूँ और बिहाइंड बहुत सारे स्किल्स पे ऑटोमेटिकली काम हो रहा है. एग्जैक्टली. है ना. अच्छा, फिर आप साइमन सेज, बहुत प्यारी गेम है क्योंकि बच्चा एक बच्चे से कनेक्ट करता है. नहीं, आपको साइमन नहीं समझ में आता, आप आजकल हैंड ग्लव्स मिलते हैं, यू नो. डॉग सेज टच योर हेड, एंड जिससे अभी क्या है कि ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में देयर आर सम फिक्सेशंस आल्सो. अब जिस कार्टून कैरेक्टर का बच्चा, आपका बच्चा नाम ले रहा है, आप उसको पहनो. ब्यूटीफुल. उसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस दो, देखो होता है कि नहीं होता. बिल्कुल. और स्पैन ऑफ अटेंशन पे हमने इतनी एक्टिविटीज़ बनाई हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बनाई हैं. लाइक आप चार्ट लगाओ, अगेन आई कांटेक्ट पे आप सर्कल्स लगा दो, आप लेडी फिंगर लो, आप उसको डिप करो एक अच्छे कलर में, प्राइमरी कलर में, डार्क कलर में, और उसको बोलो सारे सर्कल्स के अंदर आपको स्टैंपिंग करनी है भिंडी से. Nice. तो आप जितने नंबर ऑफ सर्कल्स आप बढ़ा दोगे, उतना स्टैंपिंग बढ़ेगा, उतना स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ेगा. ब्यूटीफुल. आई मीन कितना डुएबल है. डेफिनेटली यार. इसके लिए कोई आपको चीज़ें ही नहीं चाहिए, सब कुछ घर पे पड़ा है. बस क्रिएटिविटी चाहिए. Yes, but I must say, मतलब thanks to such social media platforms like Instagram, YouTube, you know, जहाँ से आप इतना सारा कुछ जो आपके अंदर नॉलेज है, you know, maybe by default ये क्रिएटिविटी नहीं आएगी. आज आपने इतने ब्यूटीफुली समझाई है, तो इसको हम शायद इन सर्कल्स और भिंडी को और डिफरेंटली भी क्रिएट करके बढ़ा सकते हैं. यहाँ एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगी. लोग कहते हैं ना ग्रुप सेशंस में टाइम बहुत वेस्ट होता है. बिलीव मी,
अभी हम आप लोग थेरेपी सेंटर्स में हमें नहीं पता ना एक्चुअली क्यों। अभी क्या है कि मेरे पास मान लेते हैं 5 बच्चे का ग्रुप है, तो मेरे को टर्न टेकिंग करानी है, तो 5 बच्चों में ख़त्म ना, तो आई विल जंप टू द नेक्स्ट टारगेट। लोगों को पता ही नहीं है, दे आर कमिंग टू थेरेपी सेंटर्स फॉर इंक्रीजिंग स्पैन ऑफ अटेंशन। वो 5 बच्चों वाला ग्रुप काम ही नहीं करेगा, मेरे को 25 बच्चे वाला ग्रुप काम करेगा, क्योंकि 25 के बीच में जब बॉल घूमेगी तो स्पैन ऑफ अटेंशन नहीं पड़ेगा यार। बिल्कुल पेशेंस भी तो बढ़ेगी for that matter. एग्जैक्टली, टर्न टेकिंग है, वेटिंग है, स्पैन ऑफ अटेंशन है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, सोशल इमोशनल ग्रोथ है, Exactly. I कितना think कुछ है। ग्रुप सेशंस तो इतना इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को एक और बच्चे का एक्सपोजर मिल रहा है और बच्चा हमेशा अपनी एज वाले से रिलेट करता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो बहुत इजी तरीके हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे, इस तरीके के छोटे छोटे टारगेट्स बहुत सारे हैं जो मल्टीपल वेज में आपके बच्चे का हेल्प करेंगे, नॉट ओनली इन स्पैन ऑफ अटेंशन। बिल्कुल yes. आप कनेक्ट कर रहे हो, आपका रेपो बिल्डिंग नहीं है, तभी आपके साथ अटेंशन कम है। अब कई पेरेंट्स बड़े हैरान होते हैं कि फर्स्ट डे आते हैं बच्चे और बच्चे थेरेपी सेंटर से घर ही नहीं जा रहे हैं 3.5 घंटे के सेशन के बाद भी। ओके अब वही बच्चा है है ना। अब वही है कि रेपो बिल्डिंग, चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांजैक्शन, हम खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप अथॉरिटेटिव वे से पेरेंटिंग स्टाइल आपने ना ये वर्ड जो है ना चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांजैक्शन बहुत बार यूज करा है अभी। बिल्कुल। आई रियली वांट कि इसको थोड़ा एलैबोरेट करके जरूर ऑडियंस को हम बताएं। देखिए हम लोग ट्रेंड हैं, मैं यहाँ ऐड ऑन करूँगी बिकॉज साइकोलॉजी इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जो आपको एक बेटर इंसान बनाता है मेरे हिसाब से। यू हैव बेटर लिसनिंग, यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस व्हेन एवर वी आर डीलिंग विद किड्स। अब वही साइकोलॉजिस्ट एडल्ट्स के साथ भी काम करेगा, बट दोनों में फ़र्क होगा, बिल्कुल, है ना। चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांजेक्शन क्या है कि आई एम नॉट ओवर करेक्टिंग योर चाइल्ड, है ना, राइट, आई एम नॉट जजिंग योर चाइल्ड। मुझे पता है तभी तो मेरे पास आया ना यार, इसका स्पैन कम था, इसका आई कांटेक्ट नहीं है, ये रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं करता, मेरा बच्चा कंफर्टेबल ही नहीं है यार। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि अगर मैं बच्चे को टच कर रही हूँ ना वो भाग जाएगा। दिस इज़ टेक्टाइल डिफेंसिवनेस। बहुत कुछ है। अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस पेरेंट में अपने बच्चे की प्रॉब्लम को लेके अंडरस्टैंडिंग है, वही चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांजेक्शन कर सकता है। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, आर यू गेटिंग इट? अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार, मेरे पास ना बाहर से कुछ पेरेंट्स हैं यहाँ पे, लाइक हम ना शायद हम लोगों ने भी, आई डोंट नो, हमारे पेरेंट्स ने तो किया होगा, हमने तो मेरे को नहीं लगता कि जैसे ना हम फ्रूट्स नहीं खाते हैं, कई पेरेंट्स ना मुंह पकड़ पकड़ के डालते हैं अंदर तो वो ट्रॉमा बन जाता है बच्चों के लिए। तो दिस इज़ टेक्टाइल डिफेंसिवनेस अगेन। अगर आप इस तरीके से उसी चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो रेपो बिल्डिंग, चाइल्ड टू चाइल्ड कहाँ गया ना, तो नहीं होगा। व्हेन यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा किस स्टेजेस से निकल रहा है, किस लेवल से निकल रहा है, यू हैव अ बेटर इमोशनल कनेक्शन विद योर चाइल्ड, सो दिस इज़ चाइल्ड टू चाइल्ड। अथॉरिटेटिव नहीं चाहिए, मेरे को जज करने वाला बंदा नहीं चाहिए, मैं भी ऐसी हूँ, तुम भी ऐसे हो। जब फर्स्ट 2-3 इनिशियल सेशन होते हैं, बच्चे का स्पीच नहीं है, वो जो भी बोल रहा है ना, वी आर रिपीटिंग द सेम, सो दैट उसको लगे कि ये मेरे सेम है। एग्जैक्टली, सो दिस इज कॉल्ड चाइल्ड टू चाइल्ड। यस, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू, मतलब ये वाली डेफिनेशन, मतलब आई अंडरस्टैंड, मैंने भी डांस थेरेपी में करा है ना, कि फर्स्ट रूल इज़ बी नॉन जजमेंटल, क्रिएट दैट सेफ स्पेस जहाँ पर बच्चे को बिल्कुल फ्री है, यू नो। सो आई गेस दिस इज़ द सेम व्हाट यू सेड, एग्जैक्टली। एंड यही हम मदर्स या पेरेंट्स कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं। बिल्कुल। कि आई रिमेंबर मैं जब अपने बेटे के साथ लिखना शुरू करा ना, उसने बहुत प्यार से बैठी कि चल लिखते हैं, जुबान लिखते हैं, और जैसे उसने लिखा ना तो थोड़ा सा बाहर आ गया लाइन से, तो मैंने ना बिना ध्यान से ना बस उसको इरेजर निकाला और हल्का सा इरेज कर दिया, और मैंने उसको बोला भी नहीं कुछ, उसने पेंसिल छोड़ी और चला गया। एंड मैंने लाइक शिट, ये मेरी गलती थी, मैंने क्यों करेक्ट किया, निकल गया लाइन से, तो क्या प्रॉब्लम थी। मुझे लगता है तुम बच्चों के साथ ना खुद इतना कुछ सीखते हो, एंड आई रियलाइज इट वाज माय मिस्टेक। देखिए ये ना सबके ऊपर ये चीज़ काम करती है प्रिंसिपल। आज मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरे साथ, आपका रेपो सही नहीं होगा, आप मेरे को सेकंड टाइम इनवाइट करोगे, आई विल इग्नोर, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। तो बच्चे के साथ भी ऐसा ही है भाई, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस वो अलग ही कैटेगरी है, नो, ये प्रिंसिपल सबके ऊपर काम करता है। हम जितना प्यार से, है ना, जितना अंडरस्टैंडिंग से, अब हम लोग क्यों इतना लंबा कन्वर्सेशन कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि यू ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री,
Yeah. मेरे बच्चे को ऐसा हुआ था, तो Yeah. इसीलिए आप मेरे से बेटर कनेक्ट कर पा रहे हो Maybe, कि yes. है ना, मतलब थेरेपीज हैं क्या, बिल्कुल. कैसे कैसे हम इस चीज़ को रिकवरी रेट पे लेके आ सकते हैं. True. सो दिस इज कॉल्ड, अब हमारा एडल्ट टू एडल्ट ट्रांजेक्शन चल रहा है, वहाँ चाइल्ड टू चाइल्ड है. सो बिल्कुल, हियर्स द yeah. केस, है ना. बिल्कुल. जी जी. So coming on to my third thing, जी. जो most asked questions है ना, मैं बिल्कुल, उन्हीं पे ही बिल्कुल, कर रही हूँ. जी. So we took जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बच्चा अटेंशन स्पैन कम है या हैंड राइटिंग नहीं कर पा रहा अच्छे से. सो द मोस्ट अदर आस्क्ड क्वेश्चन इज द मेमोरी. जी. कि बच्चा भूलता बहुत है. Okay. घर अच्छे से घर पे सारा सुना देगा, स्कूल जाते हो ना वो ओरली सुनाता है ना वो लिखता है. तो जी. यार ये क्या प्रॉब्लम है, घर पे तो सारा आता होता है. ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो बिल्कुल. आई हैव आपने भी बहुत सुना होगा, है ना, मैंने भी, बिल्कुल, है ना. बिल्कुल. सो इसका भी आई रियली वांट कि हमें क्लियर सोल्यूशन जैसा होता है ना पेरेंट्स अभी को. प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमें कब पता चलता है कि मेरे बच्चे की मेमोरी नहीं है, कब पता चलता है अकॉर्डिंग टू यू? जब बच्चा स्कूल जाना शुरू हो गया, जब मेरे से होमवर्क जल्दी जल्दी नहीं करवाया जा रहा ना, तब वी रियलाइज कि मेमोरी में कोई इशू है. अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट, 0 to 2.5 साल वाला उम्र. मेरे बच्चे को ब्रशिंग करा रही हूँ मैंने ब्रश कराया, जस्ट रिकॉल कि हमने ब्रश तक पहुँचे तो क्या क्या किया. Okay. Are you getting it? Functional steps of any particular target. आज मम्मा मैं मैगी बना रही हूँ, मैंने तेरे को शेल्फ पे बिठाया, मैगी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स किए. दिस इज फंक्शनल यार. Yeah. तो मेरे को 2.5 साल के बाद तक का वेट नहीं करना है ना कि जब तेरा Right. सिलेबस आएगा, क्यूरिकुलम आएगा, उसमें कहीं दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे, तो अभी रिलैक्स्ड रहे. ऐसा नहीं है. तो थोड़ा जो फंक्शनल चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे. और पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि एक ही तरीके की मेमोरी नहीं है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी. इट कैन बी अ विजुअल मेमोरी, जहाँ हम लोग छोटे होते, या कुछ भी कह सकते हैं, जहाँ मैं फ्लैश कार्ड्स रखती हूँ 3 के एरे में. हर थेरेपी में जो हम एरे स्टार्ट करते हैं वो 3 से स्टार्ट होगा. 3 एरे मीन्स कि मैं 3 चीज़ें प्रेजेंट करूँगी अपने बच्चे को इन अ वन गो. Okay. ठीक है. मैंने बच्चे के सामने रखा एप्पल, मैंने रखा अ कप एंड अ बैट. मैंने दिखाया एप्पल कप बैट, मैंने उसको टर्न कर दिया. नाउ आई विल उसको पूछूंगी कि नाउ रिवर्स करो या अपसाइड डाउन करो अ कार्ड ऑफ एप्पल. तो ये इस तरीके के गेम्स हम खेलेंगे. दिस इज कॉल्ड विजुअल मेमोरी. Yes. वर्बल मेमोरी में क्या है कि मैंने 5 फिंगर्स दिखाई, आई विल से बैट कैट 1 2 3 and 4. नाउ रिकॉल. सो दिस इज कॉल्ड वर्बल मेमोरी. Right. नाउ देयर इज अ मूवमेंट मेमोरी, जो हम लोगों ने बहुत Yes. किया है फिजिकल Yeah. एजुकेशन की क्लासेस में. Yeah. वो डंबल्स पकड़ पकड़ के I know. या वो वो एक्सरसाइजेस. dance therapy बट में वहाँ बात पे कर क्या रहे था हैं कि लोग सर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं. बट यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हो कि मैंने बोला, अभी भी पेरेंट को सिर्फ पता है 1 2 3 4. बच्चा मैं नहीं किया तो बच्चा कर रहा है 1 2 3 4. इससे आगे भी है. Yes. अब मैं बोलूँगी 4, तो उसको 4 वाला स्टेप याद रखना है कि मैंने 4 पे क्या किया था, है ना. Right. अब इससे मिलती जुलती बहुत सारी गेम्स हम खेल सकते हैं, लाइक ट्रेजर हंट. मैंने बच्चे को सामने खड़ा किया, मैंने बोला कि उस कॉर्नर में मैं ये रख रही हूँ, उस कॉर्नर में मैं ये रख रही हूँ, इस तरीके का. और जाके अब लेके आएगा बच्चा कि मैं बोल रही हूँ कि जाओ कीज़ लेके आओ, जाओ पेंसिल लेके आओ. सो इस तरीके से आपको मेमोरी पे काम करना है. Beautiful, you know. मतलब Yeah. I एक know. ही तरीके से I नहीं. so wish, मतलब यही जो ये अवेयरनेस कर रहे हैं ना जी, हम अभी जी, से, जी. आई एम रियली होपिंग कि एक्चुअली में इट्स रियली गोना हेल्प पीपल, जी, है ना. definitely. क्योंकि जहाँ हम कंप्लेन कर रहे होते हैं ना कि बच्चे को हमने रटा तो दिया पर वो स्कूल में नहीं बोल रहा. नंबर 1 उसकी इनिशियल ईयर्स पे फोकस बिल्कुल. करो, है ना. अब मैं नंबर 2 पे इनिशियल ईयर्स पे फोकस करना रह गया फॉर वट एवर रीजंस, बीइंग अवेयरनेस ही नहीं थी, है ना. अब बच्चे को लर्न नहीं हो रहा है. सो उस एज में 5+ में या कुछ जिस भी एज में प्रॉब्लम आ रही है, डू यू थिंक देयर आर सम अब भी करेक्टिंग मतलब हम मेजर्स फिर क्या? मल्टीपल अप्रोचेस पे काम करेंगे. मैं सीधा मेमोरी पे काम नहीं करूंगी. Right. मैं काम करूंगी कि मेमोरी रिटेन हो क्यों नहीं रही है, राइट. है रूट ना. कॉज. डेफिनेटली. तो अगेन वी विल वर्क ऑन क्रॉसिंग मिड लाइन. आई विल, देखिए मैं बिलीव करती हूँ, मेरे पास ना लर्निंग डिसेबिलिटी के बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि मैम जिस टाइम पे ये बच्चा ब्लेसिंग्स में बॉडी जिम कर रहा होता है तब इसका लर्निंग बहुत अच्छा हो जाता है. अब आप समझोगे कि बॉडी जिम और लर्निंग का क्या लेना देना है आपस में, क्योंकि मैंने मूवमेंट ऐड की, मैंने बच्चे को एक्टिव किया यहाँ से. अब वो बहुत अच्छे से रिटेन कर पा रहा है, क्योंकि मेमोरी या कुछ भी इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ से, इट्स अबाउट ऑडिटरी प्रोसेसिंग ऑल्सो, बिल्कुल, है ना. तो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के साथ यू कैन यूज विजुअलाइजेशन, जो कि आप अपने डांस मूव्स में आपने यूज़ किया, है ना. मेरे को अंडरस्टैंडिंग करानी है. आप विजुअल कार्ड्स यूज़ करोगे तो बच्चा नहीं भूलेगा, क्योंकि मोस्टली किड्स आर विजुअल लर्नर्स. सो इस तरीके के छोटे छोटे टिप्स हैं.
और मूवमेंट हमेशा स्क्रीन के सामने हम बिठाएंगे, इतने ग्राफिक्स हमने दिखा दिए। आप इवन अभी सुन के कल अल्जाइमर डे था, तो उस टेंडेंसी से अल्जाइमर बढ़ रहा है अभी एडल्ट्स में, जिस हिसाब से ऑटिज्म और ADHD जा रहा है। ओके, सो ये सारा so I'm स्क्रीन sure body gymming and the midline crossing Definitely. adults में भी उतना ही help करता है। मिड लाइन क्रॉसिंग, क्रॉस क्रॉल, हुकअप, स्पेस, ये सारा ब्रेन जिम है। ये डेफिनेटली आप लोगों को सीखना चाहिए और बच्चों को कराना चाहिए। बिल्कुल। मतलब मेरे हिसाब से सिलेबस से हटके, होमवर्क से हटके हाफ एन आवर, क्योंकि मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को क्या इश्यूज आने वाले हैं, बट उसकी तैयारी हम लोग पहले कर सकते हैं। आई सो विश कि थोड़ा हाफ एन आवर रोज हर स्कूल में ही हो। यार वीकेंड पे ही निकाल लो चाहे, है ना, हाफ एन आवर कि मैंने कुछ नया सिखाया यार। पेस हमने अब जाके आफ्टर 30 पेस समझ में आया कि पेस क्या होता है, तो मैं अपने बच्चे को 6-7 ईयर्स में सिखा रही हूँ, तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए, है ना। बिल्कुल, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म हमारे बच्चों के साथ रहेंगी। अनडाउटेडली। बिल्कुल। बिकॉज ये एफर्ट जो करा है, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ भरतनाट्यम डांसर, ठीक है ना। सो आई मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशन में किया, इंडिया भी रिप्रेजेंट किया, वेरी गुड। बट देन आई रियली थिंक कि मेरे को उसमें मिड लाइन क्रॉसिंग तो ना बाय डिफॉल्ट हो जाती है जी, क्योंकि पहले स्टेप तुम्हें राइट से करना है, फिर तुमने सेम स्टेप लेफ्ट से करना है, और हर स्टेप खुलना है तो पूरी बॉडी उस वे में खुलनी है। सो आई रियलाइज्ड कि उसके इतने थेरेपेटिक बेनिफिट्स थे, इतना एक्यूप्रेशर होता था, इतनी ज़ोर ज़ोर से हमने वो पैर को हिट करना होता था। इट वॉज फुल, आई थिंक जो कहते हैं ना वो बॉडी हीलिंग along with learning and happiness जो देता है वो अलग है। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द अकेडमिक्स ऑलवेज। मेरे बच्चे को ब्रशिंग नहीं आती है क्योंकि उसका क्रॉसिंग मिडलाइन नहीं है। डेफिनेटली अब ब्रशिंग सिर्फ एक ही तरफ थोड़ी होनी है, दोनों तरफ होनी है ना, तो इट्स मिड लाइन, है ना। आपको फंक्शनल स्किल्स पे पहले काम करना है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो पता नहीं किस किस लेवल पे हैं। मेरे पास गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर स्टूडेंट्स हैं, लिम्का रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, बट द थिंग इज़ कि 360 डिग्री पैडलिंग नहीं आ रही है क्योंकि क्रॉसिंग मिड लाइन नहीं है। क्योंकि वहाँ पे दे आर हाई फंक्शनिंग, रोट मेमोरीज आर एक्टिव, क्रैमिंग इज एक्टिव, बट 360 डिग्री पैडलिंग नहीं है क्योंकि क्रॉसिंग मिड लाइन नहीं है। सो आई जस्ट वॉन्ट, आई रिक्वेस्ट पूरे पेरेंट्स को, सारे पेरेंट्स को, कि अगर आप कोई एक अच्छा गिफ्ट अपने पेरेंट्स को, बच्चों को दे सकते हो, तो प्लीज़ एक्सपर्ट दैम, गिव देम ट्रेनिंग इन क्रॉसिंग मिड लाइन, मेरे हिसाब से। ब्यूटिफुल, है ना। इसमें जो डबल हैंड जो कोऑर्डिनेशन है वो भी क्रॉसिंग मिड लाइन में आ जाता है, सारा इंडिविजुअल मूवमेंट, राइट। जिसका क्रॉसिंग मिड लाइन नहीं है, इंडिविजुअल मूवमेंट नहीं जा सकता उसका। यहाँ मैं जा रही हूँ तो नीचे से भी कुछ साथ में हिलेगा। आर यू गेटिंग इट? तो ये चीज़ है, कोऑर्डिनेशन इज मिसिंग, राइट। Oh my God! I mean, you've actually given beautiful perspective. You know, वो root cause को highlight करते हो, और amazing solution oriented जो एक discussion है ना. And last में ना मैं always want to ask you कि मैंने बहुत सारा, जितना मेरा purview और एक्सपोजर है, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा है, बट आई एम श्योर आप डेली लेवल पे इतना कुछ देख रहे हो, बिकॉज आपका एक्सपोजर अबाउट ऑल दीज थिंग्स विल बी वे बेट मोर देन माइन। सो एनीथिंग यू थिंक जो बहुत ज़्यादा आपके पास आता है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, एंड यू वांट टू शेयर कोई एग्जांपल, सो प्लीज़। मेरे पास मिथ्स बहुत आते हैं जो सुन के समटाइम्स मेरे को लगता है, कई बार लोगों ने नोटिस किया होगा कि असेसमेंट्स वो तो रोते ही हैं, मैं भी साथ में रोती हूँ। इट्स लाइक कि इतना गलत कैसे हो सकता है किसी बच्चे के साथ, है ना, और किसी के विचार इतने कैसे गलत हो सकते हैं, क्योंकि शायद ना हम लोग इस लाइन में हैं, मतलब बर्दाश्त नहीं होता मेरे से तो समटाइम्स। अभी परसों चौथे कॉल आया कि मैम ऑटिज़म के बच्चे को एप्पल खिला सकते हैं मैम, हमने सुना है मैम, क्योंकि अभी डाइट की बहुत बात हो रही है, गट के बारे में बहुत बात हो रही है। तो मैं ये बोलूँगी यार इतना नॉलेज मत रखो, अगर समझना है तो पूरा इन डेप्थ डाइव करो, नहीं तो प्लीज़ डोंट टच दैट टॉपिक, ठीक है। सम टाइम कॉल आता है कि मैम हमने सुना है कि मैम मेरे बच्चे को तो ऑटिज़म नहीं है, क्योंकि ऑटिज़म के बच्चों को तो बांध के रखना पड़ता है। ये क्या है? हर प्रॉब्लम माइल्ड, हाई फंक्शनिंग टू प्रोफाउंड के बीच में है। पेरेंट्स, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इवन बांध के रखने वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आया कि प्रोफाउंड वालों को भी मैं क्यों बांधूं, जब हर चीज़ का रिकवरी एंड ट्रीटमेंट है ना। तो समझें चीज़ों को और भागे नहीं। अगेन ये क्या साउंड कर रहा है? ये डिनायल साउंड कर रहा है, राइट। और लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है सिवेरिटी इज़ ऑटिज़म, सिवेरिटी इज़ ऑटिज़म। मेरा बच्चा मेरे ऊपर थूक रहा है, मेरे बाल खींच रहा है, पिंचिंग कर रहा है,
उसको बोलना नहीं आता, वो ऊपर देख रहा है, नीचे देखता ही नहीं, आई कॉन्टैक्ट, तो दिस इज ऑटिज्म। नो, हाई फंक्शनिंग मेरे पास बच्चे हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर वाले हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक हैं, अपने इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं जिनके आज हम KO एक्सपेरिमेंट्स को बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, सो वो सारे ऑटिस्टिक हैं। और बिलीव मी, थोड़े अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करेंगे तो अपने बच्चों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मतलब ऐसी ऐसी कॉल्स बहुत आती हैं यार, बहुत दर्द होता है सुन के कि अगर ये कॉल करके आज ये बात मेरे से पूछ रहे हैं तो इनके घर का क्या है, क्या कर रहे होंगे ये अपने बच्चे के साथ। तो इस चीज़ का दर्द होता है समटाइम्स। राइट। बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, जितना पहले डायग्नोसिस भी नहीं होते थे, अवेयरनेस भी नहीं था, अब हर कोई मैंने देखा है, क्योंकि सैटरडे हर तरीके के लोग आ रहे हैं, विलेजेस से भी लोग आ रहे हैं, शहर से भी आ रहे हैं। तो अच्छा लगता है मिल के लोगों को। और मैंने देखा कई लोगों को, चाहे वो विलेज से हैं, चाहे वो है ना ऐसी जगहों से हैं, बट नॉलेज इज़ टू ब्यूटीफुल। क्योंकि गाँव के लोग हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, दे नो मैम कि हम कर लेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। और थोड़ा दूर रहें नेगेटिविटी से। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। एक चीज़ मैं यहाँ पे, आई डोंट नो, बुरा मत मानिएगा, वेटिंग एरिया में ना हर तरीके का पेरेंट बैठा है। अगर इतने ही लोग इंटेलिजेंट होते, इतने ही थेरेप्यूटिक ओरिएंटेड होते, तो यहाँ नहीं बैठे होते। सारे बैठे हैं थेरेपी सेंटर्स में, तो एडवाइसेस आपको बाहर नहीं, आपको अंदर से लेनी है, जो एक्चुअल में एक्सपर्ट बैठे हैं। तो प्लीज़ आपस में, मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज एवरी किड इज डिफरेंट, आई गेस, वो सबका ग्राफ डिफरेंट है, खुद को तंग कर रहे हैं यार। एग्जैक्टली। फिर बुरा लगता है कि आए किस काम के लिए हैं और कर क्या रहे हैं। क्योंकि मैं जस्ट चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ब्लेसिंग्स में जितने बैठे हैं ना यार सारे खुश रहो, सारे सब अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से रहो। बट बुरा लगता है यार समटाइम्स। और ये भूल जाते हैं कि अगर अंदर थेरेपिस्ट इतना तंग होगा, इतना नेगेटिविटी होगी, तो आपके बच्चों के पास क्या जाने वाला है। हम पॉजिटिव रहेंगे तभी तो पॉजिटिविटी रहेगी ना। सो ये चीज़ें हैं। राइट। सो द बेसिकली द मिसकंसेप्शंस जो आप या मिथ्स कह रहे हैं, वो है कि बहुत ही सुपरफिशियल या कहीं ना कहीं का कोई फैक्ट उठाया और उसको पकड़ के यू नो इट्स बेटर टू हैव अ, मत जाओ इन चीज़ों में। छोटी जिंदगी, बड़ी जिंदगी, कुछ नहीं है ऐसा, है ना। राइट। सब ठीक हो जाएगा, सब सही है, सॉल्यूशंस हैं, या रिकवरी रेट इज गोइंग गुड, हो जाएगा। ब्यूटीफुल। आई थिंक ये सुनने में कितना सूदिंग है ना कि सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक दैट्स हाउ द यू नो जो लाइफ का क्रक्स है ना कि बिल्कुल द टाइम शैल पास, सो दिस टू शैल पास। सो आई थिंक वी ऑल शुड हैव दैट पेशेंस, और वो ये हमारे बच्चों में भी आएगी। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, बिल्कुल, फॉर श्योर, है ना। एंड विद दिस नोट आई थिंक यू नो बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि बहुत और क्वेश्चंस हैं और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, बट येस टाइम भी उसके अकॉर्डिंगली जा रहा है। एंड बिकॉज मुझे सच में पर्सनली भी बहुत मज़ा आया, एंड आई वुड मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर लोग भी चाहेंगे तो वी वुड डेफिनेटली, आई आस्क यू टू प्लीज़, आई नो आपके लिए करनाल से यहाँ आना थोड़ा सा एक टाइम निकालने जैसा है, यू हैव अ स्मॉल किड, बट देन I'm sure this is going to be great help today, and we might ask you to please come again for covering every topic in detail. जी, and definitely लोग बोलेंगे, तो कमेंट सेक्शन में अगर कुछ और हेल्प चाहिए होगी, कुछ और अवेयरनेस, कुछ और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लोग लिखेंगे, तो डेफिनेटली हम पहुंचेंगे। Yeah, sure. Thank you so much. And thank you, आप आयो टाइम निकाल कर, and I understand how difficult it is to take out time with small kids and with the work. So always my pleasure, and thank you so much. Thanks. Thank you. Yeah. जी.